हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का रिवीजन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसकी मिलती है वो हम समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई बिजनेस एंटिटी है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपनी आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए, चाहे वो गुड्स की सप्लाई दे रहे हैं चाहे वो सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं, अपनी आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए उनको कुछ परचेज करना पड़ता है, इनवर्ड सप्लाई लेनी पड़ती है। तो वो इनवर्ड सप्लाई किसी की भी हो सकती है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए इनवर्ड सप्लाई ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स की, इनपुट्स की और इनपुट सर्विसेज की। तो इनवर्ड सप्लाई चाहे कैपिटल गुड्स की हो, चाहे इनपुट की हो, चाहे इनपुट सर्विसेज की हो, इन तीनों की परचेस के बिल में जो टैक्स लगा होगा उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, और उसी की ही क्रेडिट मिलेगी। इसके अगेंस्ट अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 19, कैपिटल गुड्स वो है जिसकी वैल्यू को रेसिपिएंट अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करेगा। कैपिटल गुड्स मतलब जिसकी वैल्यू को रेसिपिएंट अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करेगा, और वो उसने क्यों परचेज किया कैपिटल गुड्स, वो उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा। यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा और इसकी वैल्यू को उसने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया है, उसको बोला जाएगा कैपिटल गुड्स। फिर हम पढ़ते हैं इनपुट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 59 में। इनपुट मतलब ऐसा गुड्स जो कैपिटल गुड्स नहीं है लेकिन उसको परचेज किया गया है, उसको यूज किया जाएगा, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब उसको भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए परचेज किया गया है। फिर हम समझते हैं इनपुट सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 60 में। इनपुट सर्विस क्या होगी? ऐसी कोई सर्विस जो परचेज की गई है बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए। तो इसके लिए भी क्या दे रखा है? टू बी यूज्ड और यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको परचेज किया गया है बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए, ऐसी सर्विस उसको बोला जाएगा इनपुट सर्विस। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन। देखिए, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, आप जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, वो एग्जेम्प्ट है, तो जब आप परचेज करेंगे, इनवर्ड सप्लाई लेंगे, इनवर्ड सप्लाई में जो टैक्स लग के आएगा उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है। आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल है तो ही आपको अपने इनवर्ड सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वालों आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई किसको बोलेंगे? चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विस की सप्लाई हो, जिस पर नील रेट ऑफ टैक्स है, इस पर नील रेट ऑफ टैक्स है। और ऐसी सप्लाई जिसको गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन में सेक्शन 11 में एग्जाम कर रखा है और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में एग्जाम कर रखा है, या जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाते थे। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई का पार्ट होती है। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें इंक्लूड होती है। ऐसी आउटवर्ड सप्लाई जिस पर नील रेट ऑफ टैक्स है, या जो होली एग्जाम्प्ट है, ठीक है, या तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 में या आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में, या जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो करता है उसको अपनी इनवर्ड सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती है। फिर हम समझते हैं इनपुट टैक्स किसको बोलेंगे? चाहे गुड्स चाहे सर्विस, आपने इनवर्ड सप्लाई दी है, परचेज किया है, उसके परचेज के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है वो कहलाता है, उसके परचेज के बिल में जो टैक्स लगा है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, और अगर आपने आउटसाइड इंडिया से गुड्स इंपोर्ट किया है तो गुड्स के इंपोर्टेशन पर जो आईजीएसटी लगा है वो भी इनपुट टैक्स है, उसकी भी क्रेडिट इंपोर्टर को मिलती है। फिर आरसीएम वाला टैक्स, आरसीएम के बारे में एक बात सुनिए। आरसीएम वाला टैक्स इनवर्ड सप्लाई पर रेसिपिएंट को ही पे करना पड़ता है, ये तो आपको पता है। 3rd चैप्टर में हमने आरसीएम की बातें समझी थी। तो इनवर्ड सप्लाई पर रेसिपिएंट को खुद ही टैक्स देना पड़ता है, वो कहलाता है आरसीएम का टैक्स। ये इनवर्ड सप्लाई पर लगा हुआ टैक्स है, ये भले इस पर भले ही टैक्स आरसीएम में रेसिपिएंट को खुद को देना पड़ रहा है, लेकिन आखिरकार ये लगा हुआ टैक्स तो इनवर्ड सप्लाई पर है ना, तो रेसिपिएंट को एक बार आरसीएम का टैक्स कैश में पे करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी क्रेडिट मिल जाती है। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। आरसीएम वाला टैक्स
हैज टू बी पेड इन कैश, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ता है, लेकिन उसकी क्रेडिट भी मिल जाती है। मतलब एक बार कैश लेजर से पे कर दो, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसकी क्रेडिट मिल जाती है। आरसीएम वाले टैक्स को हम आयाराम गैराम बोलते हैं कई बार, कि वो कैश में पे तो करना पड़ता है बट उसकी क्रेडिट भी मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, तो आरसीएम वाला टैक्स भी इनपुट टैक्स है, उसकी भी क्रेडिट मिलती है। फिर लेकिन एक बात समझिए, अगर आप किसी कंपोजिशन सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई लेते हैं, वो उस बिल के अंदर आपसे टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो वो जो टैक्स पे करता है कंपोजिशन स्कीम में, वो उसको अपनी आउट ऑफ ओन पॉकेट पे करना पड़ता है। तो कंपोजिशन में जो टैक्स पे किया गया है वो इनपुट टैक्स कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप अगर किसी कंपोजिशन सप्लायर से परचेस करोगे तो वो आपसे टैक्स बिल के अंदर तो चार्ज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर को वो टैक्स अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है, इसलिए वो इनपुट टैक्स तो कभी नहीं कहलाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि इनपुट टैक्स के अंदर कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पेड है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स के बारे में समझते हैं। कोई भी टैक्सेबल पर्सन अपनी आउट उसकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे गुड्स की है चाहे सर्विस की है, वो चाहे खुद कर रहा है वो आउटवर्ड सप्लाई या एजेंट के थ्रू कर रहा है, वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाई पर अपने कस्टमर से जो टैक्स चार्ज करते हैं वो कहलाता है आउटपुट टैक्स, और इसके अंदर आरसीएम वाला टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि आरसीएम वाला टैक्स तो इनपुट टैक्स है, वो आउटपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। फिर टैक्स पीरियड का मीनिंग समझते हैं। टैक्स पीरियड का मतलब क्या, देखिए कई लोग मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी में, या कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी रिटर्न फाइल करते हैं। तो टैक्स पीरियड का मतलब क्या होगा, जो मंथली फाइलर है उनके लिए मंथ होगा, और जो क्वार्टरली फाइलर है उनके लिए क्वार्टर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 समझते हैं, जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई की बात दे रखी है। तो जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, और अगर वो जीरो रेटेड सप्लाई है तो उस पर टैक्स तो नहीं लग रहा है, उस पर आपको आउटपुट टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई है तो उस पर आपको आउटपुट टैक्स तो नहीं देना है। लेकिन सुनिए, आप जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गुड्स की है चाहे सर्विस की है, वो एक्सपोर्ट है। अगर आप एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का या सर्विस का, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है, और ये तो एक्चुअल एक्सपोर्ट है। इवन डीम्ड एक्सपोर्ट को भी जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर डीम्ड एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, तो सुनो, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब होता है सप्लाई टू सेज यूनिट और सेज डेवलपर। अगर आप किसी सेज यूनिट या सेज डेवलपर को सप्लाई करते हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, और डीम्ड एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है। तो जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दो बातें शामिल है, एक्चुअल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट। तो अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड है तो क्या आपको अपनी इनवर्ड सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। दोबारा सुनिए, देखिए अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली है उस पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई है तो। लेकिन अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है तो आपको अपने इनवर्ट सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। अब आप बोलोगे सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो जीरो रेटेड है तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, लेकिन हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का करेंगे क्या, क्योंकि हमारा आउटपुट टैक्स तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी आउटपुट सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है तो हमारा आउटपुट टैक्स तो नहीं बनेगा। तो हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का करेंगे क्या, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होती रहेगी आपके केस में, और आप इसका बाद में रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाई करने वालों की आईटीसी यूटिलाइज नहीं हो पाती है और उनको रिफंड क्लेम फाइल करना पड़ता है। तो मैंने याद रखा है कि जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है क्यों ली गई है, हमको जो आउटपुट सप्लाई करनी है वो जीरो रेटेड सप्लाई है, तो उस केस में भले ही आपका आउटपुट टैक्स नहीं बनता है लेकिन फिर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम्प्ट सप्लाई का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आप एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हमने इस चैप्टर का डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट किया। अब आगे बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की
एलिजिबिलिटी क्या है और कंडीशंस क्या है, इसके लिए हम सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 समझेंगे। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट किसको मिलेगा। जो लोग इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं और उनके इनवर्ट सप्लाई पर, वो इनवर्ट सप्लाई किसकी हो, कैपिटल गुड्स की हो, इनपुट की हो, इनपुट सर्विस की हो, ठीक है, उसके परचेज के बिलों में जो टैक्स लग के आ रहा है वो कहलाता है इनपुट टैक्स, और उसकी क्रेडिट किसको मिलती है, मतलब आईटीसी का बेनिफिट किसको मिलता है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को। तो अगर रेसिपिएंट, सप्लाई का रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो आईटीसी का बेनिफिट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, ठीक है। उसने जो भी इनवर्ट सप्लाई की है उसके इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज के बिलों में जो इनपुट टैक्स लग के आया है उसको क्रेडिट मिलेगी। अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट के अगेंस्ट वो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस फुलफिल करने होंगे जो सेक्शन 49 में दे रखे हैं। और उसने ये इनवर्ट सप्लाई क्यों ली है, वो इस इनवर्ट सप्लाई को अपनी आउटवर्ड सप्लाई देने में यूज करेगा, मतलब अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा। वो ये इनवर्ट सप्लाई क्यों यूज करेगा, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएंगे। देखिए किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जीएसटी की पोर्टल 2 लेजर मेंटेन करती है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो ये आईटीसी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी और रेसिपिएंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब सुनिए, सप्लायर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं कंडीशंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाने की कंडीशंस क्या है, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में दे रखा है और इससे कनेक्टेड रूल है 36 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। अब रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाए अपने इनवर्ट सप्लाई पर, इसके लिए उसको 6 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन है उसके पास रजिस्टर्ड सप्लायर का इशूड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट पोजीशन में होना चाहिए। जिस रजिस्टर्ड सप्लायर से उसने ये इनवर्ट सप्लाई ली है उसके कनेक्शन में इनवर्ट सप्लाई का उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, किसके पास, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के पास। फिर एक और बात समझते हैं, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है जिसको आईटीसी का बेनिफिट लेना है। जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसने अपने आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फाइल किया जीएसटीआर 1। सप्लायर जब जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो इधर जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड है, ये आईटीसी उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ही सप्लायर उधर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, उस रजिस्टर्ड सप्लायर ने इस टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट की डिटेल अपने जीएसटीआर 1 में दी। अब एक नया कंसेप्ट सुनिए, इस बार से जीएसटीआर 1A आया है। तो जीएसटीआर 1A क्या होता है, देखिए अगर आपके जीएसटीआर 1 में कुछ मिस्टेक रह गई है, आप जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हो बट उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड है उसका जीएसटीआर 1 आप फाइल कर चुके हो, उसको मिस्टेक रह गई है, लेकिन अभी उसका जीएसटीआर 3B, उसी टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B अभी तक फाइल आपने नहीं किया है, तो इस टाइम पीरियड में, इस टाइम गैप के अंदर आप अपने जीएसटीआर 1 में करेक्शन करने के लिए जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटीआर 1, अब जीएसटीआर 1 के आगे हमेशा आपको ये परमानेंट लैंग्वेज मिलेगी, एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A, ठीक है। तो जहां पर भी एक्ट में जीएसटीआर 1 दे रखा है उसके ब्रैकेट में आपको लिखना ही है एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A, ठीक है। तो सप्लायर ने उधर जीएसटीआर 1 फाइल किया, वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और यही बात रूल 36 के सब रूल 4 में भी दे रखी है कि वो सारी डिटेल कम्युनिकेट होनी चाहिए रेसिपिएंट को अपने जीएसटीआर 2B में। फिर इधर जो रेसिपिएंट है उसको ये गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, रेसिपिएंट को वो गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन में एक बात दे रखी है, जो हमने आपके प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बिल टू शिप टू मॉडल का कंसेप्ट समझा था, तो उस केस में भी आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब ये बिल टू शिप टू मॉडल हमने क्या समझा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। देखिए यहां पर कंडीशन दे रखी है कि रेसिपिएंट आपको वो गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई एक्चुअली रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ केसेस में देखिए बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, वो सप्लाई जो है एक्चुअली रिसीव होना मान लिया जाता है,
तो समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमने वैसे समझा था कहां पर, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी समझा था। सेम एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम यहाँ पर ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तीन पार्टीज हैं इस ट्रांजेक्शन में, राम, श्याम और जुबिन। राम ने श्याम को ऑर्डर दिया था कि आप मुझे गुड्स की सप्लाई करो, तो राम ने ऑर्डर दिया था। अब श्याम सप्लायर है, वो राम को सप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन राम ने श्याम को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे प्रीमाइसेस पर गुड्स की डिलीवरी मत करना, ये डिलीवरी आप मिस्टर जुबिन जो कि जयपुर राजस्थान के हैं उनके बिजनेस प्रीमाइसेस पर करना। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हुआ श्याम टू जुबिन, लेकिन इस केस में सप्लाई के दो ट्रांजेक्शन होंगे, क्योंकि इस केस में जो श्याम है वो भले ही जुबिन के बिजनेस प्रीमाइसेस पर डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन क्या माना जाएगा कि उन्होंने सप्लाई राम को दी, उन्होंने सप्लाई राम को दी है, इसलिए वो श्याम जो है वो राम को अपना सप्लाई का बिल इशू करेंगे, ठीक है। और राम इस पूरे ट्रांजेक्शन में थर्ड पर्सन कहलाएंगे, कारण गुड्स का मूवमेंट श्याम टू जुबिन हुआ है, इसलिए राम इस पूरे ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी कहलाएंगे। अब सवाल यह है कि मिस्टर राम को इस गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं मिली, क्योंकि उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर श्याम ने गुड्स डिलीवर किया था जुबिन को, तो ये गुड्स एक्चुअली रिसीव तो हुआ ही नहीं राम को, लेकिन श्याम ने बिल किसके नाम का इशू किया है, राम के नाम का। तो क्या इस बिल में लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट राम को मिल पाएगी? ये हमने डिस्कस कर भी लिया था वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में कि यस मिल जाएगी। क्यों? यहां सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में यहां इस कंडीशन के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसमें दे रखा है कि यस इस केस में मान लिया जाएगा कि ये गुड्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय राम है, ठीक है। तो बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, बिल राम के नाम का बना लेकिन गुड्स का मूवमेंट जुबिन को करवाया गया, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। तो राम को इस परचेज के बिल की आईटीसी मिल जाएगी, ऑल्दो उसको ये गुड्स और एक्चुअल में अपने प्रीमाइसेस पर नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांजेक्शन था, राम सप्लाई का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जुबिन के साथ, ठीक है। तो उस केस में जुबिन से वो टैक्स जो चार्ज करेंगे उस इनवॉइस की आईटीसी जुबिन को मिलेगी। तो ऐसा हमने डिस्कस किया था कि इस केस में ऑल्दो गुड्स का मूवमेंट एक ही बार हुआ है श्याम टू जुबिन, बट इस केस में इनवॉइस दो बनेंगे श्याम टू राम, और उस इनवॉइस की आईटीसी राम को मिलेगी, और दूसरा सप्लाई का ट्रांजेक्शन उसका इनवॉइस बनेगा राम टू जुबिन, और उसकी आईटीसी उस इनवॉइस की आईटीसी जुबिन को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बिल टू शिप टू मॉडल समझा था प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, और हमने उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज भी कर लिया है। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो राम ने श्याम से चाहे गुड्स लिया चाहे सर्विस ली, डिलीवर उसने जुबिन के प्रीमाइसेस पर कराई हो, तो भी क्या माना जाएगा कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ने ये गुड्स रिसीव कर लिया है, राम ने ये गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिया है। ये है बिल टू शिप टू मॉडल। चलिए फिर बात करते हैं जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है और जिसका कम्युनिकेशन सप्लायर के जीएसटीआर 1 या एक और चीज है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उससे डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो डिटेल रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट हो गई है अपने जीएसटीआर 2B में, और वो ऑटो पॉपुलेट होकर कहां से आई है, रजिस्टर्ड सप्लायर के जीएसटीआर 1 और IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से। तो वो जो आईटीसी रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए सेक्शन 38 में। तो सेक्शन 38 क्या है? सेक्शन 38 क्या बोलता है, कुछ केसेस में आपके इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स लग के आया है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? भले ही आपके रजिस्टर्ड सप्लायर ने वो डिटेल अपने जीएसटीआर 1 में दी है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF में उसने दी है, और वो आपके रेसिपिएंट आपके वो जीएसटीआर 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। ऐसा CGST एक्ट में सेक्शन 38 बना हुआ है। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है समझते हैं। वो जो आपका सप्लायर है ना, वो न्यू रजिस्ट्रेंट है, मतलब उसने नया रजिस्ट्रेशन कराया कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर उसने आपके सप्लायर ने अपने टैक्स के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप
आपके रजिस्टर्ड सप्लायर जिससे आपने इनवर्ट सप्लाई ली है उसने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है। और आउटपुट टैक्स पेबल, वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो सारी बात अभी जो सारी बातें पढ़ रहे हैं ना, वो उस रजिस्टर्ड सप्लायर के कनेक्शन में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, वो रजिस्टर्ड सप्लायर के जीएसटीआर 1 में जो आउटपुट टैक्स आ रहा है, जो आउटपुट टैक्स पेबल उस रजिस्टर्ड सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में पेबल बताया है, वो ज्यादा था, वो ज्यादा था, और उसने अपने उस रजिस्टर्ड सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स कम बताया। तो आपका जो रजिस्टर्ड सप्लायर है ना, वो अपने जीएसटीआर 1 में आउटपुट टैक्स पेबल ज्यादा बता रहा है, लेकिन अपने जीएसटीआर 3B में वो आउटपुट टैक्स कम पे कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा डिफॉल्ट हुआ है, आपने ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ली है, तो आपकी आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, नहीं मिलेगी आपको उस केस में आईटीसी। फिर अब एक बात और समझते हैं कि उस रजिस्टर्ड सप्लायर ने आईटीसी ज्यादा अवेल की, आईटीसी ज्यादा अवेल की, इतना तो उसके जीएसटीआर 2B में, उस रजिस्टर्ड सप्लायर के जीएसटीआर 2B में आईटीसी थी ही नहीं, और उसने ज्यादा अवेल की। ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से आप परचेस कर रहे हो, इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो, तो ऐसे इनवर्ट सप्लाई पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, रेसिपिएंट आपको नहीं मिलेगी इस केस में क्रेडिट। अगर आपका रजिस्टर्ड सप्लायर जिससे आपने इनवर्ट सप्लाई ली है, उसने आईटीसी आपने जीएसटीआर 2B से ज्यादा अवेल कर दी है, ठीक है, तो ये गलतियां तो आपका रजिस्टर्ड सप्लायर कर रहा है जिससे आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है सेक्शन 38। फिर उसने अगर उसने रूल 86B का कॉन्ट्रावेंशन किया है, रीड विथ रूल 49, रीड विथ सेक्शन 49 सब सेक्शन 12, उसने रूल 86B का कॉन्ट्रावेंशन किया है। अब ये रूल 86B क्या बना है सुनिए, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि आपको अपना आउटपुट टैक्स कम से कम 1% तो कैश में भरना पड़ेगा, और कुछ केसेस में आपको अपना आउटपुट टैक्स कम से कम 1% कैश में भरना पड़ेगा, और 99% आप आईटीसी यूज कर सकते हो। तो अगर उस पर वो रूल एप्लीकेबल था, आपके रजिस्टर्ड सप्लायर पर ये रूल 86B एप्लीकेबल है, बट उसने उसका कॉन्ट्रावेंशन कर लिया है, तो रेसिपिएंट आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको ये आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। उसने ये जो इनवर्ट सप्लाई में आपसे जो इनपुट टैक्स चार्ज किया है, उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस मत करो, ठीक है, सावधान रहो, ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस मत करो, नहीं तो रेसिपिएंट आपकी आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 38 में। तो यहां पर क्या कंडीशन लिखते हैं कि वो आईटीसी ऐसी आईटीसी होनी चाहिए, वो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट तो नहीं है रेसिपिएंट, लेकिन कहीं उसको सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो वो आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर समझते हैं, आपसे आपके रजिस्टर्ड सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के अंदर जो टैक्स चार्ज करा है, वो उसने गवर्नमेंट को एक्चुअली पे किया है कि नहीं अपने जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के वक्त। वो आपको कैसे भी पे करे, वो अपने कैश लेजर से पे करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करे आईडीसी यूज करके, बट वो कैसे भी पे करे, एक्चुअली गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। अगर आपके रजिस्टर्ड सप्लायर ने ये टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो रेसिपिएंट आपको इसकी आईडीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर रेसिपिएंट आप भी अपना जीएसटीआर 3B फाइल करें और उसके अंदर ये आईटीसी क्लेम करें, तो ही आपको आईटीसी मिलेगी। सिर्फ जीएसटीआर 2B में दिख रही है उससे आपको नहीं मिल जाएगी आईटीसी, आपको क्लेम करनी पड़ती है रेसिपिएंट, उसके लिए आपको जीएसटीआर 3B के अंदर वो आईटीसी क्लेम करनी पड़ेगी। तो ये सारी जब 6 कंडीशनें फुलफिल होंगी तो ही रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, वो ये क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। और आईटीसी सिर्फ अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ही यूटिलाइज की जा सकती है, ठीक है, इसका रिफंड नहीं मिलता है। आप बोलो कि काफी टाइम से पड़ी है ये आईटीसी का, मेरे को रिफंड दे दो। आईटीसी का रिफंड एक्सपोर्टर्स को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। और ये आईटीसी सिर्फ आप अपने आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका आउटपुट टैक्स बन नहीं रहा है तो ये आईटीसी आपके पास एक्यूमुलेट होती रहेगी, ठीक है, बढ़ी रहेगी। फिर अगर आप बिजनेस बंद करके भी जाओगे ना, तो आपको इस आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में 3 प्रोविजो दे रखे हैं, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो। तीनों प्रोविजो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहला प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अगर एक पर्टिकुलर इनवॉइस का आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, लॉट में रिसीव हो रहा है,
अलग अलग पार्ट्स में रिसीव हो रहा है, ऑल्दो वो सप्लाई एक ही इनवॉइस की है, एक ही पर्टिकुलर इनवॉइस का माल आपको लॉट और इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट कैसे मिलेगी? तो गवर्नमेंट यहाँ फर्स्ट प्रोविजन में लिख रही है कि जब उस पर्टिकुलर इनवॉइस का जब गुड्स आपको रिसीव्ड इन लॉट्स है, तो जब लास्ट लॉट मिलेगा, जब लास्ट लॉट रिसीव होगा, उस पर्टिकुलर इनवॉइस का जो माल है उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी या लास्ट लॉट रिसीव होगा, एट दैट टाइम आपको उस पूरे इनवॉइस के अंदर लगे हुए इनपुट टैक्स की आईटीसी आपको तभी मिलेगी जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट उस पर्टिकुलर इनवॉइस की रिसीव होगी। ठीक है, फिर सेकेंड प्रोविजन में एक 180 डेज का रूल दे रखा है। गवर्नमेंट यहाँ क्या चाह रही है कि आप रेसिपिएंट हो, उस रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने इनवर्ट सप्लाई ली है, आप रेसिपिएंट हो, आप इस इनवर्ट सप्लाई का मतलब परचेस का पेमेंट, इस बिल का पेमेंट उस रजिस्टर्ड सप्लायर को उसके इनवॉइस की डेट से 180 डेज के अंदर करते हैं। मतलब सप्लायर के इनवॉइस की डेट से रेसिपिएंट को उस बिल का पेमेंट 180 डेज के अंदर कर देना चाहिए। और उसके अंदर क्या होता है, बिल के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है और टैक्स लगा होता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स, रेसिपिएंट आप इसका पेमेंट उस रजिस्टर्ड सप्लायर को कर दो ना, 180 दिन के अंदर कर दो, तो आपको आईटीसी मिलेगी। लेकिन अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया उस सप्लायर को, तो रेसिपिएंट आपने जो आईटीसी ले ली थी वो आपको अब रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको रिवर्स करनी पड़ेगी इस केस में। तो अगर रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर, उसके गुड्स और सर्विस का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो अब उसके बिल के अंदर क्या क्या था, क्या पेमेंट करना था उसको, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स, उस बिल के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई थी प्लस टैक्स था, उसका पेमेंट रेसिपिएंट सप्लायर को करे। और कितने दिन के अंदर, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, सप्लायर के इनवॉइस से 180 दिन के अंदर रेसिपिएंट उसके बिल का पेमेंट सप्लायर को कर दे। फिर नहीं किया तो क्या होगा, सुनो, रेसिपिएंट अगर आप ये आईटीसी अवेल कर चुके हो तो आपको ये आईटीसी पे करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिवर्स कैसे कर पाओगे, रिवर्स कैसे कर पाओगे, आपके रेसिपिएंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है, तो रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिवर्स कर दो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस खत्म हो गया है बट आप आईटीसी ले चुके थे और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ भी चुकी थी बट आप इसको पूरा यूज कर चुके हो, तो फिर उस केस में आपको ये आईटीसी पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी और वो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एज पर सेक्शन 50 होगी। ठीक है, और वो सेक्शन 50 हम पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर पार्ट पेमेंट किया है तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी और प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी या पे करनी पड़ेगी। अब ये जो बात है, मतलब ये जो 180 डेज का रूल है, ऐसी इनवर्ट सप्लाई पर नहीं लगेगा जिस पर आरसीएम में रेसिपिएंट आप ही टैक्स देने के लिए लायबल हो। ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पर रेसिपिएंट आप ही आरसीएम में टैक्स देने के लिए लायबल हो, ऐसी इनवर्ट सप्लाई पर ये 180 डेज का रूल काम नहीं आता है। फिर थर्ड प्रोविजन में एक बात दे रखिए, 180 डेज के अंदर रेसिपिएंट आप सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ी थी या पे करनी पड़ी थी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब 180 डेज के बाद ही सही, रेसिपिएंट आपने सप्लायर के उस बिल का पेमेंट 180 दिन के बाद किया, तो क्या वो आईटीसी जो आपने रिवर्स करी थी 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से, तो क्या वो आईटीसी आप रीअवेल कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। तो रीअवेलमेंट और रिक्रेडिट, आप मतलब आप रीअवेलमेंट, वो क्रेडिट जो आपने रिवर्स करी थी वो आप रीअवेल कर सकते हैं। तो अब एक बात सुनिए, रीअवेलमेंट पर 180 डेज का रूल अप्लीकेबल नहीं है। वो पहली बार क्रेडिट लेने पर ठीक है, रीअवेल करने पर 180 डेज का रूल नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बात और समझते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 समझते हैं। आपने कोई कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी खरीदा है, उसकी इनवर्ट सप्लाई ली है, उसके परचेज के बिल में इनपुट टैक्स लग के आया है, अगर आपने उस टैक्स कंपोनेंट पर भी अंडर इनकम टैक्स एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, उस टैक्स कंपोनेंट पे भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, तो उस टैक्स कंपोनेंट की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 समझते हैं। लास्ट टू लास्ट, आप किसी भी इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आया है, आप लास्ट टू लास्ट कब तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, बात समझना। आप लास्ट टू लास्ट आप
ने इनवर्ट सप्लाई ली तो थी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी चाहिए थी, उसके परचेस के बिल में जो टैक्स लगा था उसकी, लेकिन नहीं ली, किसी रीजन की वजह से वो आईटीसी क्लेम करना भूल गए हैं। तो लास्ट टू लास्ट आप वो आईटीसी कब तक क्लेम कर पाएंगे, सुनिए। 30 नवंबर आपका वो पर्टिकुलर, आपका जो इनवर्ट सप्लाई है जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, आपकी वो इनवर्ट सप्लाई जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड जब होगा उसके बाद भी 30 नवंबर तक आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उस इनवॉइस और डेबिट नोट की आईटीसी, वो जो इनवॉइस और डेबिट नोट जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का था, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से भी आप 30 नवंबर तक उस इनवॉइस और डेबिट नोट की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और भी कंडीशन डाली है, और आपका उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न के एक्चुअल फाइलिंग डेट जो भी है, इन दोनों टाइम लिमिट में से जो भी विचेवर इज अर्लियर है, इन दो टाइम पैरामीटर्स में से जो भी टाइम लिमिट अर्लियर है, एट दैट टाइम ही आप उस पर्टिकुलर इनवॉइस और डेबिट नोट की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और ये टाइम लिमिट रीअवेलमेंट वगैरह पर नहीं है। रिक्रेडिट दोबारा आप आईटीसी ले रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं, रीअवेल कर रहे हैं, तो उस पर ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट नहीं लगती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप आईटीसी लेना भूल गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी मई 2024 की कोई इनवर्ट सप्लाई थी, उसके परचेस के बिल में इनपुट टैक्स लग के आया था, लेकिन आपने उसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाए थे, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है ना, 24-25 है, तो 24-25 के बाद आपका जो 31 नवंबर 2025 आएगा, और इसका एनुअल रिटर्न में से फाइल करने की ड्यू डेट है 31/12/2025। लेकिन यहाँ ड्यू डेट नहीं लिखा है, एक्चुअल डेट लिखा है। ठीक है, अगर आपने फाइल किया था, मान लीजिए एनुअल रिटर्न आपने पहले फाइल कर दिया, 30 नवंबर 2025 को फाइल कर दिया, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा आप लास्ट टू लास्ट आईटीसी तभी तक ही क्लेम कर पाएंगे, इसके बाद नहीं। ठीक है, अब एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 पढ़ते हैं, ये वैसे इस बार का अमेंडमेंट है, सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रोविजन और एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आई। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको आईटीसी तभी मिलती है जब आप रजिस्टर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया सेक्शन 29 में, आप रजिस्टर्ड रेसिडेंट हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया सेक्शन 29 में, और बाद में आपका ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवॉक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर दिया। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हुआ, उसको रिस्टोर कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया, उसके लिए सेक्शन 30 में ऑर्डर पास हुआ, या किसी कोर्ट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ, और आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया, रिवाइव हो गया, एक बार कैंसिल हुआ था और फिर अब रिवाइव हो गया, तो कुछ टाइम पीरियड तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहा था। ठीक है, अब इस रीजन की वजह से आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए थे, आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए थे, और वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाली टाइम लिमिट जा चुकी है। इन जनरल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लास्ट टू लास्ट आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब यहां क्या कह रहे हैं कि आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम निकल गया, क्यों, मीनवाइल आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल रहा था, कैंसिलेशन पीरियड। ठीक है, पहले कैंसिल हो गया, फिर कैंसिलेशन पीरियड चला और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो गया। अब इस रीजन की वजह से आपने पहले कोई इनपुट सप्लाई ले रखी थी, उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाए थे, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 तक तो जनरल आप आईटीसी क्लेम कर ही सकते हो, लेकिन वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट भी जा चुकी है। तो अब इस केस में गवर्नमेंट दे रही है आपको फायदा सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 बनाकर। इसमें क्या बोला कि अगर आप आईटीसी ले पाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन, कब तक ले पाएंगे, सुनिए, वही 30 नवंबर, अरे 30 नवंबर तो हम ऊपर पढ़ के आए, 30 नवंबर तो हम ऊपर पढ़ के आए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, वही, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, इसका मतलब वही ऊपर वाली बात रिपीट कर रहे हैं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट तक आप एक जनरल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब सुनिए, और करके गवर्नमेंट एक और बात ऐड कर रही है कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और जब तक उसका रिवोकेशन नहीं होता, मतलब वो आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर नहीं होता, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन रिवाइव नहीं होता, तो अगर ये मामला है
तो उस केस में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो अपने डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन से, जब आपका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो गया, उसका कैंसिलेशन रिवॉक हो गया, उससे 30 दिन के अंदर अगर आप अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल कर लेते हो तो यस, रेसिपिएंट इस केस में जो आईटीसी आपकी रह गई थी क्लेम करना, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट जा चुकी है भले ही, तब भी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 टाइम लिमिट दे रही है, और दे रही है कि इन दोनों टाइम लिमिट्स में से जो भी लेटर हो, देखो पूरे कानून में जहां भी 2 टाइम लिमिट दिए ना, हर बार लिखा है व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन यहाँ एसएससी के लिए बेनिफिशियल प्रोविजन डाला गया है कि इस केस में व्हिचएवर इज लेटर देखेंगे, मतलब जो भी बाद वाली टाइम लिमिट होगी, तो एसएससी को इस केस में एक्सटेंडेड टाइम लिमिट का बेनिफिट मिल पाएगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। ठीक है, चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई इन्वर्ट सप्लाई ली थी 11 फरवरी 2025 को, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था 4 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को। अब हुआ क्या, आप इस इन्वर्ट सप्लाई की आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इन्वर्ट सप्लाई आपकी कब की है? 11 फरवरी 2025 की है। इसका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से लास्ट टू लास्ट आप आईटीसी ले पाते 30 नवंबर 2025 तक। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कैंसिल हो गया था 15 फरवरी 2025 को, जिसकी वजह से आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए। अब आपका ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवोक किया जा रहा है। कैंसिलेशन रिवोक हो रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो रहा है, रिवाइव हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप दोबारा जिंदा हुए, आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा जिंदा हुआ 1 जनवरी 2026 को। और 1 जनवरी 2026 तक तो आपका ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम जा चुका है। अब आपका कहना है कि इस डेट को मैं वो आईटीसी कैसे क्लेम करूं जो मैंने इन्वर्ट सप्लाई दी थी 1 फरवरी 2025 को, उस परचेस के बिल में लगे हुए इनपुट टैक्स की आईटीसी आज मैं 1 फरवरी 2026 को कैसे क्लेम करूं? गवर्नमेंट आपके लिए लेकर आई है बेनिफिशियल प्रोविजन। गवर्नमेंट का कहना है ये रिस्टोर कब हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब कैंसिलेशन का रिवोकेशन कब हुआ, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कब हुआ, रिवाइव कब हुआ, उससे अब ध्यान से सुनना, वो जो ऑर्डर पास हुआ ना उससे 30 दिन के अंदर अगर रेसिपिएंट आप अपने सारे पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दो, तो आपने जो 11 फरवरी 2025 को इन्वर्ट सप्लाई दी थी उसके अंदर जो इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी आईटीसी क्लेम करना आपका रह गया था, तो आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और कब तक क्लेम कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक तो ये टाइम लिमिट और एक आपकी ये 30 दिन, तो इस डेट तक और इस डेट तक इन दोनों में से जो भी लेटर हो एट दैट टाइम आप आईटीसी लास्ट टू लास्ट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेकर आई है आपके लिए बेनिफिशियल प्रोविजन, आप बड़े हुए टाइम तक आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। बट ये बात तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका रजिस्ट्रेशन बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलिए अब रूल 37 समझते हैं। रूल 37 क्या है? देखिए हमने एक बात पढ़ी थी सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कि रेसिपिएंट आप अपने सप्लायर को उसके इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, और अगर नहीं करते हो तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो उसी बात से रिलेटेड है ये रूल 37। इसमें क्या दे रखा है, आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, आपने आईटीसी अवेल कर ली थी उस इन्वर्ट सप्लाई की, लेकिन बाद में आप सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाए, तो किसका पेमेंट नहीं कर पाए? उसके बिल का जिसके अंदर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स था, आप उसको पेमेंट नहीं कर पाए फुल्ली या पार्टली, तो उस केस में आपको ये आईटीसी पे करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी। और अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया है उस बिल का और प्रोपोर्शनेट नहीं किया है, फुल्ली और पार्टली दे रखा है ना, तो सप्लायर के बिल का पेमेंट हो सकता है आपने फुल्ली नहीं किया हो या पार्टली नहीं किया हो, तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपकी नहीं मिलेगी। जितना पेमेंट आपने उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया, प्रोपोर्शनेट नहीं किया उसके बिल का पेमेंट, तो जितना पेमेंट आपने प्रोपोर्शनेटली नहीं किया ना उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो आपको नहीं मिलेगी और वो आपको पे करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी, और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, और ये आपको रिवर्स कब करनी पड़ेगी, पे कब करनी पड़ेगी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको ये आईटीसी आप 180 दिन के अंदर उस सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाए ना, तो आपको ये आईटीसी पे करनी है, रिवर्स करनी है, कब करनी है? सुनना, जब आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, कौन से पीरियड का, जिसमें वो 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, वो 180 दिन जब एक्सपायर हो रहे हैं और जब 181 दिन आ रहा है उस दिन
आपको वो आईटीसी पे करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। समझिए बात। चलो, अगर आप पार्ट पेमेंट कर देते हो तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी और प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको पे करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी जितना जितना उसके बिल का आपने पेमेंट नहीं किया है। अब एक बात सुनिए, ये 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट करना ही है, ये कंडीशन कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। एक बात तो हम समझ चुके हैं, कौन सी? जो इनवर्ट सप्लाई पर ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसपे हमको ही टैक्स देना है, आरसीएम में रेसिपिएंट को टैक्स देना है, ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है और रेसिपिएंट को टैक्स देना है, उस पर ये 180 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर 180 डेज के अंदर उस इनवर्ट सप्लाई का पेमेंट नहीं हुआ तो फिर आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी, उस पर 180 डेज का रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर ऐसी सप्लाई जो विदाउट कंसीडरेशन की जा रही है लेकिन उनको डीम्ड सप्लाई माना गया है, उस पर आउटपुट टैक्स लगता है एज पर शेड्यूल 1। एज पर शेड्यूल 1 विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई है, फिर भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होती है, आपको पता है ना। तो जहां पे भी वो मामले हो वहां पे भी 180 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर तीसरा केस, हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15(2)(b पढ़ा था कि सप्लायर का ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट ने डिस्चार्ज कर दिया, उतने अमाउंट पे भी वो एडिशन हो जाता है, उतने अमाउंट का सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर उतने अमाउंट का एडिशन हो जाता है, इंक्लूजन हो जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। वो हमने 15(2)(b के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूजन हो जाता है क्या? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट। वो बात हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर समझ चुके हैं। तो उतने अमाउंट पे भी ये 180 डेज का रूल नहीं लगेगा और क्रेडिट रिवर्सल की नौबत नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं विद एग्जांपल। सुनिए, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने जॉब वर्कर को बोला कि आप मुझे अपनी जॉब वर्क की सर्विस दो, मैं अपना माल भेज रहा हूं, आप उस पर कुछ जॉब वर्क करो, ठीक है। तो जॉब वर्कर जो है अपनी सर्विस की सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरर इस केस में रेसिपिएंट है जॉब वर्कर की सर्विस का। 1 लाख दोनों के बीच में अमाउंट डिसाइड हुआ। फिर जॉब वर्कर ने बोला कि आपका काम कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक रॉ मटेरियल वेंडर से कुछ 20,000 का माल लेना पड़ेगा और वो मुझे सप्लाई नहीं कर रहा है, आप उसको पेमेंट कर दो डायरेक्टली। मेन मैन्युफैक्चरर मतलब रेसिपिएंट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर रहा है सप्लायर जॉब वर्कर का। तो ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर जॉब वर्कर है, उसका ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर रहा है मैन्युफैक्चरर रेसिपिएंट। तो इफ द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर डिस्चार्ज बाय रेसिपिएंट का मामला हो तो इस केस में क्या होगा? ये 20,000 का पेमेंट मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जॉब वर्कर के रॉ मटेरियल वेंडर को कर देगा, ठीक है। अब जॉब वर्कर ने क्या बोला कि ठीक है, आपने मेरे लिए 20,000 का पेमेंट कर दिया ना, अपनी बात 1 लाख के लिए हुई थी, अब मैं आपको इनवॉइस 80,000 का देता हूं। तो सुनिए, इस केस में जॉब वर्कर के जॉब वर्क सर्विस का वो बिल भले 80,000 का बना रहा है, लेकिन इस केस में उसमें 20,000 एड ऑन हो जाएगा और जॉब वर्कर की वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा 1 लाख। ऐसा प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15(2)(b में, ठीक है। ये 20,000 इंक्लूडेबल है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, इसकी जॉब वर्कर की। तो इस केस में भी इस 20,000 का पेमेंट हो चाहे ना हो, इस पर ये 180 डेज का रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। 3 केसेस में नहीं होता है। इस बी और सी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई डीम टू बी पेड मान ली जाती है, पेमेंट हो गया है ऐसा मान लिया जाता है। अब एक बात समझना, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट बाद में सब्सिक्वेंटली 180 दिन के बाद अगर सप्लायर को पेमेंट कर दे तो क्या वो ये आईटीसी जो उसने रिवर्स करी थी 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करने की वजह से, तो वो क्या वो रीअवेल कर सकता है? यस, कर सकता है। वो बात हम पढ़ चुके हैं और रीअवेलमेंट पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब ये तो था कि रेसिपिएंट डिफॉल्ट कर रहा है, सप्लायर को उसके बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है 180 दिन के अंदर। अब तो डिफॉल्ट कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहा है। अरे सप्लायर भी तो डिफॉल्ट कर सकता है। अब आप लोग कैसे सप्लायर कैसे डिफॉल्ट कर सकते क्या? तो रूल 37A समझते हैं। यहां पर सप्लायर डिफॉल्ट करेगा तो सप्लायर क्या डिफॉल्ट करेगा? आप रेसिपिएंट हो, सप्लायर ने उस बिल में आपसे जो टैक्स चार्ज किया था वो आपके लिए इनपुट टैक्स है, उसकी आप रेसिपिएंट क्रेडिट लेना चाहते हो। सप्लायर ने आपसे जो बिल के अंदर टैक्स चार्ज किया वो उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो गलती सप्लायर की है ना। सप्लायर ने आपसे बिल के अंदर टैक्स चार्ज कर लिया, आप उसके आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, लेकिन वो टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया,
तो गलती इस केस में सप्लायर की है और इस केस में रूल 37A एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो रूल 37 ये क्या बोलता है कि सप्लायर टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सप्लायर टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है। तो हमने एक प्रोविजन समझा था कि रेसिपिएंट अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी वो ले ले। किस ग्राउंड पर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था, वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो गई। तो रेसिपिएंट वो आईटीसी उसको जीएसटीआर 2B में दिख रही है, अपने जीएसटीआर 3B में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट उसको क्लेम कर दे, उसने क्लेम कर दी। लेकिन बाद में पता पड़ा कि सप्लायर ने, जिस सप्लायर ने वो से रेसिपिएंट ने परचेज किया था, उसने ये कोरेस्पॉन्डिंग टैक्स अपने जीएसटीआर 3B में, उस सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B में पे ही नहीं किया। कब तक पे नहीं किया? पूरा ईयर एंड हो गया और 30 सितंबर तक भी उस सप्लायर ने उस सप्लाई का टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं करा है। आपने सप्लायर से जो सप्लाई दी थी उसका टैक्स सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 3B के थ्रू गवर्नमेंट को पे करना था, पे ही नहीं किया। और कब तक पे नहीं किया? पूरा साल निकल गया और 30 सितंबर तक भी वो टैक्स पे नहीं कर रहा है आपका सप्लायर डिफॉल्ट पर है। उसने इस पर्टिकुलर इनवॉइस में से जो टैक्स चार्ज किया है वो उसने गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया है। तो रेसिपिएंट इधर, अब आप तो आईटीसी लेकर बैठे हो, आपने तो ये आईटीसी ले लिए ना, तो आपको अब ये रेसिपिएंट या आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। सप्लायर ने इसका टैक्स 30 सितंबर तक पे नहीं किया, रेसिपिएंट आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। कब तक? ईयर एंड हो गया, 30 सितंबर तक आपने देखा कि आपके सप्लायर ने उस पर्टिकुलर सप्लाई का टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो रेसिपिएंट आपको ये आईटीसी कब तक रिवर्स करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर तक अपने जीएसटीआर 3B में आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात और दे रखी है कि अगर आप इस टाइम पीरियड तक आईटीसी रिवर्स नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में समझेंगे। पर इस केस में आप रेसिपिएंट अगर आईटीसी रिवर्स नहीं करते हो, क्या देखते हुए कि सप्लायर से आपने जो इनपुट सप्लाई ली थी उसका टैक्स उसने फाइनेंशियल ईयर एंड तक 30 सितंबर तक भी नहीं भरा है, तो रेसिपिएंट आप 30 नवंबर तक वो आईटीसी रिवर्स करो, नहीं करते हो तो रेसिपिएंट आपको इंटरेस्ट लगेगा और ये आईटीसी तो आपको रिवर्स करनी ही पड़ेगी। और बाद में आपने सप्लायर को प्रेशराइज किया, सप्लायर ने बाद में वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो इधर आपने जो आईटीसी रिवर्स की थी वो आप रिक्लेम कर सकते हो क्या? यस, वो आईटीसी आप बाद में रीअवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इसके बाद का टैक्स पीरियड होगा उसके जीएसटीआर 3B में आप ये आईटीसी रीअवेल कर सकते हैं। तो रूल 37 जो है वो रेसिपिएंट के डिफॉल्ट पर होता है और रूल 37A सप्लायर के डिफॉल्ट के लिए बना हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम समझते हैं सेक्शन 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें दो बातें दे रखी है, एक तो कुछ केसेस में आपको आईटीसी पूरी नहीं मिलेगी, आपको क्रेडिट अपॉर्शनमेंट करना होगा, एक बात तो ये। और एक बहुत ही खास बात जो सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे, कुछ केसेस में आपको क्रेडिट अलाउ ही नहीं है, कुछ केसेस में आपकी क्रेडिट गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्रेडिट अपॉर्शनमेंट की बातें, बाद में पढ़ेंगे हम ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब समझते हैं पहले सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, आपको क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। अगर आप जो इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, आपने जो इनवर्ट सप्लाई दी है आप वो पार्टली अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो और पार्टली अदर पर्पस यानी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने बिल बनवाया अपने बिजनेस पर्पस के लिए 10 लैपटॉप खरीदे, उसमें से 6 लैपटॉप आपने अपने बिजनेस में यूज किए, बाकी के 4 लैपटॉप आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो 4 जो लैपटॉप आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उनसे जो आईटीसी बिलोंग करती है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट बोल रही है आईटीसी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। अगर आप जो इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो इस केस में आपको आईटीसी मिलेगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस यूज ओनली। ठीक है, फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या बोला, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो और वो इनवर्ट सप्लाई आपने ली, पार्टली उसको आप अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करते हो और पार्टली एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज करते हो। आप पहले भी समझ चुके हैं कि अगर आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली है,
अगर आप उसको एग्जाम आउटवर्ड सप्लाई में यूज करते हो तो आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलती। लेकिन आपने जो इनवर्ट सप्लाई ली, पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में यूज कर रहे हो, पार्टली एग्जाम सप्लाई में यूज कर रहे हो, तो आपको इस इनवर्ट सप्लाई की कितनी आईटीसी मिलेगी? ओनली इन रिलेशन टू वो इनवर्ट सप्लाई जो आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। अब एक खास बात, हमने बात की थी जीरो रेटेड सप्लाई की। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, हम पहले ही बात कर चुके। ठीक है। तो हमने दो बातें समझी कि अगर आप बिजनेस और पर्सनल पर्पस के लिए कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो तो आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेटली मिलेगी इन रिलेशन टू बिजनेस यूज। फिर हमने समझा आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली, पार्टली आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करते हो, पार्टली आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करते हो, तो वो इनवर्ट सप्लाई आपको की आईटीसी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगी इन रिलेशन टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं। देखिए हमने बात की थी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में कि एग्जाम सप्लाई आपके आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम है ना, तो आप जो इनवर्ट सप्लाई लोगे उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई करने वालों कान खोल के सुनो कि अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो आप जो इनवर्ट सप्लाई लोगे उस पर जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब एग्जाम सप्लाई के अंदर, वैसे तो एग्जाम सप्लाई के अंदर 3 बातें शामिल है। हमने इस चैप्टर के शुरू में ही डेफिनेशन समझी थी कि एग्जाम सप्लाई में क्या क्या शामिल है। एग्जाम सप्लाई के अंदर वो सप्लाई शामिल है। देखिए चैप्टर के शुरू में ही हमने एग्जाम सप्लाई के अंदर 3 बातें समझी थी। ऐसी सप्लाई जिस पर मिल रेट ऑफ टैक्स है, या जो सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 11 में एग्जाम है, आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 6 में होली एग्जाम है, जिस पर मिल रेट ऑफ टैक्स है, या जो होली एग्जाम है, या जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये 3 बातें आती है एग्जाम सप्लाई के अंदर इन जनरल। लेकिन क्रेडिट अपॉर्शनमेंट जो हम सेक्शन 17 में करते हैं उसके लिए 3 बातें तो है ही एग्जाम सप्लाई के अंदर, 3 और इंक्लूड हो जाती है। क्या इंक्लूड होती है वो 3 बातें? और देखिए 3 बातें और इंक्लूड होंगी, वो पुरानी 3 तो है ही है, 3 बातें और, इनको भी एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। मतलब 3+3 आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। ठीक है। तो ऐसी आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जिसमें आपको टैक्स अपने रेसिपिएंट से चार्ज नहीं करता है, आपका रेसिपिएंट ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, वो भी एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। या ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, वो भी जीएसटी के लिए एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। और सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो इसे एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। तो ये वैसे शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है पैरा 5 में, ये वाली बात, ये थर्ड वाली बात शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 5 में कवर्ड है। अब समझते हैं, ये 3 तो इंक्लूड हैं क्रेडिट अपॉर्चमेंट के लिए, तो 3 बातें तो पहले ही शामिल थी, ये 3 और, तो 3+3 वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के अंदर 3+3 ये टोटल 6 बातें आएंगी। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं माना जाएगा? शेड्यूल 3 के अंदर इस पैरा 5 वाली बात के अलावा जितनी भी बातें पैरा 5 के अलावा है शेड्यूल 3 के अंदर, वो सब वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो सुनिए, जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में लिखे हुए सिर्फ और सिर्फ वो वाला जो पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 वाला है उसको छोड़कर शेड्यूल 3 वाली बाकी की एक्टिविटीज वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर आते हैं, ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट। सेक्शन याद रखना, एग्जाम में आपको लिखना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। कुछ केसेस में आप जो इनवर्ट सप्लाई करते हो उस इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आता है, लगा हुआ तो है, बट आप उसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 14 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में उसकी क्रेडिट ब्लॉक कर दी गई। ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में उसकी क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सारी बातों को, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। आप मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कार खरीद रहे हो और आप उस कार का बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे, तब भी आपको उस कार की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये मोटर व्हीकल फॉर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए खरीद रहे हो, जैसे बाइक या कार ले रहे हो, मोटर व्हीकल लिखा है, सिर्फ कार थोड़ा ना लिखा है। तो इसमें बाइक वगैरह, स्कूटर, सारे मोटर व्हीकल, कार वगैरह सब कवर्ड होंगे, जिसकी भी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है।
अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी है, ऐसा मोटर व्हीकल आपने परचेस किया है। और जो काम किसमें आएगा, जो काम आएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स में, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स में। तो इस मोटर व्हीकल का जो परचेस का बिल आएगा उसके अंदर जो टैक्स लगा होगा उसकी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक्सेप्शन दे रखे, अब एक्सेप्शन जो दे रखे ना, उन एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी उन एक्सेप्शनल केसेस में। तो अगर आपने ये मोटर व्हीकल परचेस किया फॉर फर्दर सप्लाई देने के लिए, फॉर एग्जांपल आप कार डीलर हो, आपने ये इनपुट सप्लाई ली है आगे फर्दर सप्लाई देने के लिए, तो फिर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, आपकी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर मोटर व्हीकल लेते हो, आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, आप परचेज करते हो मोटर व्हीकल, बेच देते हो, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो आप इस मोटर व्हीकल की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, स्टील मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने बिजनेस के लिए कार परचेज की है, कार की सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, मेरे इस कार के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा मैं इसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर अगर इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं, मैं ऐसा सप्लायर हूं जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं, और मैंने बस खरीदी है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है, ऐसा मोटर व्हीकल खरीदा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो मैं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता हूं, मेरे को इस मोटर व्हीकल के परचेस पर जो इनपुट टैक्स लगा उसकी आईटीसी मिलेगी, एक्सेप्शन वो आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी। या मेरा मोटर ड्राइविंग स्कूल है, मैं ट्रेनिंग देता हूं मोटर ड्राइविंग की, उस पर्पज से मैंने मोटर व्हीकल खरीदा है, तो उस मोटर व्हीकल की आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी, वो अलाउ हो जाएगी। तो ये सब बातें दे रखी हैं एक्सेप्शन में। इन एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाएगी, ब्लॉक नहीं होगी। इन जनरल मोटर व्हीकल की आईटीसी ब्लॉक होगी। फिर वेसल और एयरक्राफ्ट परचेस करते हैं, भले ही बिजनेस पर्पस के लिए परचेस किए गए हैं, आईटीसी ब्लॉक होगी। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस, अगर मैं ये वेसल और एयरक्राफ्ट की फर्दर सप्लाई करने के पर्पज से मैं ये वेसल और एयरक्राफ्ट की इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूं ताकि इनकी मैं फर्दर सप्लाई कर सकूं, मतलब खरीद के बेच सकूं, तो जो मैंने ये वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदे हैं इनकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदा है, मेरा सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, खरीदता हूं और बेचता हूं। अगर ऐसा है तो उस केस में ये वेसल और एयरक्राफ्ट की आईटीसी मिल जाएगी। या इस वेसल और एयरक्राफ्ट को मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने में यूज करता हूं तो आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी। या मैं ये वेसल के चलाने की ट्रेनिंग देता हूं या एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग की ट्रेनिंग देने के पर्पज से मैंने ये एयरक्राफ्ट परचेस किया है, तो उस केस में भी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी। और अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल और एयरक्राफ्ट यूज करता हूं तो भी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी। अब ऊपर आइए, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स की आईटीसी ब्लॉक की गई है। ऐसा मोटर व्हीकल जो मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता हूं उसकी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी, वो तो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मोटर व्हीकल अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए परचेज किया गया आईटीसी मिलेगी। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेज करती है मोटर व्हीकल तो उनको आईटीसी मिलेगी। ठीक है, और वेसल और एयरक्राफ्ट अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने के लिए परचेज किए गए हैं तो आईटीसी मिलेगी। अब एक खास बात समझते हैं, अगर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऐसे मोटर व्हीकल जिनकी आईटीसी को ब्लॉक किया गया था, या जैसे ऐसे वेसल और एयरक्राफ्ट जिनकी आईटीसी को ब्लॉक किया गया था, मोटर व्हीकल जिनकी आईटीसी को ब्लॉक किया गया था, या वेसल एयरक्राफ्ट जिनकी आईटीसी को ऊपर ब्लॉक किया था, अगर उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के कनेक्शन में अगर कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विस दी जाती है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस दी जाती है, तो उस बिलों की भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो अगर उस मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया या रिपेयर मेंटेनेंस का बिल है, टायर खराब हो गया था उस मोटर व्हीकल का, वो चेंज कराया, रिपेयर मेंटेनेंस कराई है, तो वो जो टायर का बिल आया ना उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर ऊपर दिए गए मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जिनकी आईटीसी को ब्लॉक किया गया था, अगर उनके कनेक्शन में अगर कोई जनरल इंश्योरेंस सर्विस ली है या सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस की भी सर्विस ली है तो उसकी आईटीसी ब्लॉक रहेगी सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं हम, अगर उन मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउ है, उन एयरक्राफ्ट और वेसल की आईटीसी अलाउ है, तो फिर उनकी रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस के लिए आईटीसी अलाउ होगी।
कहने का मतलब अगर ओरिजिनली उस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की आईटीसी अलाउ नहीं है तो उनके इंश्योरेंस और रिपेयर की भी आईटीसी अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर उन मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट और वेसल की आईटीसी अलाउ है तो फिर उनके इंश्योरेंस रिपेयर सर्विसिंग मेंटेनेंस की भी आईटीसी अलाउ होगी। अब एक बात समझते हैं, अगर कोई मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट और वेसल का मैन्युफैक्चरर ये सर्विस लेता है, अरे मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट स्टॉक है ना, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट और वेसल जिसके लिए ये सब स्टॉक है, उसके कनेक्शन में वो इंश्योरेंस सर्विस लेता है, सर्विसिंग की इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस लेता है, तो उस मैन्युफैक्चरर को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ रहेगी। ठीक है, फिर ये जनरल इंश्योरेंस की सर्विस एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने ली है तो उसकी क्रेडिट उसको मिलेगी। देखो क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसने मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट या वेसल के कनेक्शन में कोई इंश्योरेंस सर्विस दी है, आईटीसी इन जनरल नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन ये मैं मान लेता हूं इंश्योरेंस कंपनी बी, एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी है, इंश्योरेंस कंपनी ए ने, तो इस इंश्योरेंस कंपनी को इस इनवर्ट सप्लाई की आईटीसी मिलेगी। ठीक है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो उस केस में उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये खुद इंश्योरेंस कंपनी इंगेज है जनरल इंश्योरेंस सर्विस देने में तो आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब एक बात और समझते हैं, कुछ एक्सपेंसेस जो एसएससी अपने पीएनएल अकाउंट में बुक करता है वो उसकी इनवर्ट सप्लाई है जीएसटी के पर्पस से, वो उसकी इनवर्ट सप्लाई है, चाहे गुड्स की है चाहे सर्विस की है, उस इनवर्ट सप्लाई पर जो टैक्स लगा हुआ होगा उसकी आईटीसी कुछ केसेस में उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस, फूड और बेवरेजेस, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉइज को फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड किए, आईटीसी नहीं मिलेगी। उस फूड और बेवरेजेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। या एक बिजनेस एंटिटी ने अपने एनुअल डे के फंक्शन के लिए एक आउटडोर कैटरर की सर्विस ली, उसने बिल इश्यू किया, उसके बिल में जो भी इनपुट टैक्स लगा होगा ना उसकी आईटीसी इस बिजनेस एंटिटी को नहीं मिलेगी, भले ही ये कैटरिंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ली गई हो तो भी आईटीसी को ब्लॉक किया गया है। या ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी जो फिल्म है उनकी हीरोइंस ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेती हैं, वो बिजनेस पर्पस के लिए ले रही हैं, तो भी उस ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस के बिल के अंदर जो टैक्स लग के आएगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल का बिल है, हमने पढ़ा था 5,000 से ऊपर रूम रेंट होता है तो उसमें जीएसटी लगता है, तो हेल्थ सर्विसेज ली गई है, हेल्थ सर्विसेज उसके बिलों में जीएसटी लग के आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी कराई है, मैं बोला फैशन के लिए करवाते हैं तो फिर जीएसटी लगता है, उस केसेस में उसके परचेस के बिल में जीएसटी लगा हुआ है लेकिन फिर भी उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अब एक बात सुनिए, ऊपर हमने पढ़ा था मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, उनकी आईटीसी को ब्लॉक किया गया था। अगर वो रेंट पर दिए गए, रेंट पर लिए गए हैं, रेंटिंग सर्विस इनवर्ट सप्लाई है, वो रेंट पर लिए गए हैं, परचेस नहीं किए गए, रेंट पर लिए गए, तो उनके रेंट पर जो टैक्स लगा हुआ होगा उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट अधिकतर ऊपर वाले पोर्शन को याद रख पाते हैं, यहाँ ये मैंने इसलिए रेड कर रखा है कि इसका स्टूडेंट स्पेशल ध्यान रखें कि वो मोटर व्हीकल परचेज नहीं किया, वो किराए पर लेके आए, वो किराए की रेंटिंग सर्विस के बिल में जीएसटी लगा हुआ, उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। और ये बात मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट सबकी रेंटिंग सर्विस के कनेक्शन में है। रेंटिंग सर्विस इनवर्ट सप्लाई है, उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लगा हुआ उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उसके बिलों में जो इनपुट टैक्स लगा हुआ है उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी, भले ही ये इनवर्ट सप्लाई, ये इनपुट सर्विसेज ली गई है, इवन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ली है, तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिनमें इनकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी, देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, फूड और आउटडोर कैटरिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट, एफओबी, फूड आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट। फिर एच, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, एचसीएल लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल, तो एफओबी एचसीएल, ठीक है, एफओबी एचसीएल, ऐसा ऐसे याद रखें। और लास्ट में एलआईएचआई, ये अगर आपकी इनपुट सर्विसेज है, इनके इनवर्ट सप्लाई के बिल में टैक्स लग के आया है फिर भी
और ये आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब भी इसकी आईटीसी को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। अब पढ़ते हैं हम इससे रिलेटेड एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई ली है, इन सारे आइटम्स की आपने इनवर्ट सप्लाई ली है, किस पर्पस के लिए ली है कि आप इसको अपनी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में यूज करेंगे सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए। मतलब आपने ये काम अगर सब कॉन्ट्रैक्ट किया है या आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगी। अब एक बात समझना, एज एन एलिमेंट ऑफ ए टैक्सेबल और कंपोजिट सप्लाई, तो कोई रेस्टोरेंट वाला है जैसे पिज्जा हट, ठीक है, पिज्जा हट अपने कस्टमर को बोलता है कि अगर आप 2 से ज्यादा पिज्जा परचेस करेंगे तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी। अब पिज्जा हट ने कोल्ड ड्रिंक परचेस की तो वो फूड और बेवरेजेस खाया, लेकिन वो अपने पिज्जा के साथ उस कोल्ड ड्रिंक की कंपोजिट सप्लाई करता है या मिक्स सप्लाई करता है, तो पिज्जा हट को कोल्ड ड्रिंक के परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आईटीसी उनको मिल जाएगी, भले ही वो फूड और बेवरेजेस की आईटीसी है तब भी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर ये सर्विस एक एम्प्लॉयर लेता है अपने एम्प्लॉइज के लिए और वो अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अपने एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स, उसको फुलफिल करने के लिए अगर एम्प्लॉयर ये सब इनवर्ट सप्लाई लेता है तो उसके परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी उसको मिलेगी, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक बिजनेस एंटिटी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, भले ही अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए लेते हैं और अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलती है। तो जैसे ये एक्स लिमिटेड है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, या मिस्टर पी है अपने बिजनेस पर्पस के लिए किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस लेते हैं, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी और दूसरी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस ले, तो क्या इसको इस हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बी को, इस लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बी को ए से जो इनपुट सर्विस ली है, क्या उसकी आईटीसी इस इंश्योरेंस कंपनी बी को मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। ये दे रखा है यहाँ पर, सेम लाइन ऑफ बिजनेस और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में आईटीसी मिल जाती है। फिर अगर इनवर्ट सप्लाई दी गई है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब मेंबरशिप फीस, उस पर जीएसटी लग के आ रहा है, या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की सर्विस। देखिए हेल्थ के लिए बार बार वर्ड यूज हुए, यहाँ पर हेल्थ सर्विस, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, इन बातों को ध्यान रखना है। हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है इन जनरल उसकी आईटीसी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह का जो बिल है उसमें जो टैक्स लगा हुआ है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ये जिम जाते हैं अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए, और उनका कहना है कि हमको फिल्मों में काम करना है, अपना प्रोफेशन करना है, इस पर्पज से हम बॉडी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके बिल में इनपुट टैक्स लग क्या रहा है, हम क्रेडिट ले सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 17 सेक्शन 5 में क्या बोला इनको, नहीं, आप जिम का जो बिल है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का जो बिल है, उसमें जो टैक्स लग क्या रहा है इसकी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन, उसमें क्या देखा है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए ये इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, क्लब मेंबरशिप की फीस या हेल्थ और फिटनेस सेंटर की फीस पर इनपुट टैक्स लगाए, तो उसकी आईटीसी इस केस में मिल जाएगी। अगर एक एम्प्लॉयर इनवर्ट सप्लाई ले रहा है अपने एम्प्लॉई को ये देने के लिए अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी, एक्सेप्शन। फिर अगर ट्रेवल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल बेनिफिट दे रहे हो कि वैकेशन पर जाओ, जैसे इनकम टैक्स में आता है आपका लिव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी, लिव ट्रेवल कंसेशन या होम ट्रेवल कंसेशन, एलटीए वगैरह। तो उस केस में अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट देने के लिए, ट्रेवल बेनिफिट देने के लिए इनवर्ट सप्लाई लेता है, तो आईटीसी ब्लॉक होगी, आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे अपने एम्प्लॉय को हॉलीडे होम फैसिलिटी देने के लिए, ट्रेवल बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर ने इनवर्ट सप्लाई ली है, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन, अगर एम्प्लॉयर ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, तो एम्प्लॉयर आपको आईटीसी मिल जाएगी। अब एक बात समझना, आप ये गुड्स और सर्विस परचेस कर रहे हो, आप कंपनी हो, आपका कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में, उसको फुलफिल करने के लिए अगर आप
अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कोई इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो तो उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। फिर एक बात समझना, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करवा रहे हो और उसके लिए आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहे हो तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्टर जब अपना आपको बिल इशू करेगा उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब लेकिन एक्सेप्शन, एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहा है अपनी आउटपुट सप्लाई देने के लिए। क्या है? एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अपनी आउटपुट सप्लाई देनी है तो इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर में एक दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली है तो इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली है उसको ये आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। ये बात सब कॉन्ट्रैक्टिंग और सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाली बात हो गई। एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहा है अपनी आउटपुट सप्लाई देने के लिए तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट मशीन थे उसके कनेक्शन में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली गई है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्रॉप नहीं होगी, मिल जाएगी। तो ये तो था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेते हो आपको आईटीसी का बेनिफिट इन जनरल नहीं मिलेगा। अब आप बोलो कि ठीक है वर्क कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं कराएंगे, हम कंस्ट्रक्शन ओन अकाउंट में करेंगे, खुद ही कंस्ट्रक्शन करा देंगे, कोई ठेकेदार अपॉइंट नहीं करेंगे। ये तो बात हो गई ठेकेदार वाली। ठीक है, ठेकेदार बिल इशू करेगा उसमें इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन अपने ओन लेवल पे कराते हो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए और आप कुछ भी इनवर्ट सप्लाई लेते हो गुड्स और सर्विस की जैसे सीमेंट वगैरह तो उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे फैक्ट्री है अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के कंस्ट्रक्शन अपने खुद के लेवल पर करा रही है उसके लिए वो इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं सीमेंट वगैरह की, सीमेंट के बिल में टैक्स लग के आ रहा है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, अगर कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर रहे हैं खुद का नहीं दूसरों का तो आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। या कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं कर रहा है प्लांट मशीनरी का कर रहा है उसके पर्पस वो प्लांट मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के पर्पस से कोई इनपुट सप्लाई ली है गुड्स और सर्विस की तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। एक्सेप्शन। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बहुत वाइड मीनिंग है, उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन शामिल है, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर सब शामिल है। लेकिन अब एक खास बात सुनना, जैसे रिपेयर वर्ड आ रहा है, रिपेयर वर्ड आ रहा है ना सर, आपने अगर रिपेयर कराई है अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस की, अगर आपने वो कैपिटल रिपेयर मानी है तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या? लेकिन क्योंकि यहाँ दे रखा है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो रिपेयर आपने अपनी बुक्स में कैपिटल रिपेयर मानी है तो आपको वो कैपिटल रिपेयर का जो बिल आएगा उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग वो हमारी रेवेन्यू नेचर की रिपेयर है हम उसको कैपिटलाइज ही नहीं कर रहे तो वो रेवेन्यू नेचर की रिपेयर का जो बिल होगा उसमें जो टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। फिर अगर आपने किसी कंपोजिशन सप्लायर से गुड्स और सर्विस की सप्लाई ली है तो वो कंपोजिशन सप्लायर तो बिल के अंदर टैक्स की चार्ज नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो कंपोजिशन का टैक्स कंपोजिशन सप्लायर को अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है। ठीक है। तो उसने बिल के अंदर आपसे टैक्स चार्ज ही नहीं किया है। आपको उस कंपोजिशन टैक्स की आईटीसी जो वो अपने ओन पॉकेट से पे कर रहा है उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। फिर अब एक खास बात जो एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर एप्लीकेबल होती है, देखिए कुछ स्पेशल नाम आएंगे, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या मीनिंग होता है वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में समझेंगे। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो इंडिया के अंदर जो लोकल इनवर्ट सप्लाई लेगा उनके परचेस के बिलों में उसके जो इनपुट टैक्स लगकर आएगा उसकी आईटीसी उसको मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर वो एनआरटीपी इंपोर्ट करेगा तो उस इंपोर्ट पर जो आईजीएसटी लग के आएगा उसकी क्रेडिट तो एनआरटीपी को मिलेगी। एक्सेप्शन में दे रखा है, मतलब डोमेस्टिक परचेस करेगा विद इन इंडिया उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलेगी, लेकिन वो फॉरेन से जो इंपोर्ट करेगा उस इनवर्ट सप्लाई में जो आईजीएसटी लग के आएगा इंपोर्टेशन पर उसकी क्रेडिट तो एनआरटीपी को मिल जाएगी। फिर अगर कोई पर्सन पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई लेता है तो उसको उस पर लगे हुए इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। बिजनेस पर्पस के लिए है, देखो वो बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए इनवर्ट सप्लाई लेते हैं आईटीसी मिलेगी, लेकिन अगर पर्सनल पर्पस के लिए इनवर्ट सप्लाई लेते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अलाउ होगी। फिर बात करते हैं ऐसा कोई गुड्स जो परचेस तो किया था लेकिन गुम हो गया, तो अगर आईटीसी ले ली थी तो रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि इस आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया है, वो गुड्स ही खो गया तो आईटीसी आप नहीं ले पाएंगे। चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या आपने अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया, या आपने
गुड्स को फ्री गिफ्ट और फ्री सैंपल के तौर पर देने के लिए खरीदा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। अब एक खास बात समझना, यहाँ पर गुड्स को आपने राइट ऑफ कर दिया अपने बुक्स में, वो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया है। आपने खरीदा तो था, परचेज के बिल में टैक्स तो लग के आया है और आप इसको अपने बिजनेस पर्पस में भी यूज करना चाहते थे तो आईटीसी ले ली थी आपने, लेकिन बाद में पता पड़ा कि आपका ये रॉ मटेरियल आउटडेटेड हो गया है तो आपने इसकी वैल्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया। ऐसे गुड्स की भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। फिर अगर आपसे कोई टैक्स की रिकवरी की गई, क्यों की गई? आपने कोई फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया था, कुछ चीजें छुपाई थी जिसकी वजह से आपसे सेक्शन 74 मतलब फ्रॉड केसेस में टैक्स की वसूली की गई तो उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। या अगर आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ा सेक्शन 129 में, आपका गुड्स और कन्वेंस को डिटेन कर दिया, सीज कर दिया गया और आपसे फाइन वसूला गया, उसकी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। या आपके गुड्स का कॉन्फिस्केशन कर लिया गया और आपको छुड़ाने के लिए फाइन पे करना पड़ा सेक्शन 130 में तो उसकी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब सुनिए, हमने ऊपर पढ़ा था अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में आईटीसी है नहीं मिलेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट मशीनरी के कनेक्शन में आईटीसी है तो मिल जाएगी। अब प्लांट मशीनरी की क्या क्या मीनिंग है? जनरल मीनिंग है वैसे, अपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, इसमें वो प्लांट मशीनरी भी शामिल है जिसको फिक्स किया गया है, फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखिए कोई प्लांट मशीनरी ऐसी होती है जिसमें वाइब्रेशन बहुत होता है तो वाइब्रेशन फ्री मूवमेंट के लिए उस प्लांट मशीनरी को आपको किसी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उस पर उस प्लांट मशीनरी को फिट करना पड़ता है। तो वो जो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाया गया है क्या उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए? और फिर वो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाने में जो इनवर्ट सप्लाई कंज्यूम हुई थी उसकी आईटीसी नहीं मिले तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि आप प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो, वो आपका कैपिटल गुड्स है, उसकी आपको आईटीसी मिलती है। अब ये प्लांट मशीनरी को आपको फिक्स टू अर्थ करना पड़ा, उसके वाइब्रेशन फ्री मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर और फाउंडेशन का सपोर्ट बनाना पड़ा तो उसे बिल्डिंग नहीं मानेंगे, उसे उसी प्लांट मशीनरी का इंटीग्रल पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो वो फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्लांट मशीनरी के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन एक्सक्लूड होगा तीन बातें। अगर कोई लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर है तो वो प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा। टेलीकॉम टावर को भी प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ऐसी पाइपलाइन जो आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस लगाई गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो प्लांट मशीनरी नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इन तीन चीजों को प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करा है। ठीक है, अब हम समझते हैं सेक्शन 18। कुछ केसेस में कुछ गवर्नमेंट ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताई है, सेक्शन 18 में उन केसेस में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और कुछ केसेस में आपको आईटीसी रिवर्स भी करनी पड़ेगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ केसेस में हम आईटीसी ले पाएंगे और कुछ केसेस में हमको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सेक्शन 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसमें देखा है सेक्शन 18(1)(a), अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और विद इन 30 डेज, रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से विद इन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब आपका टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड करे। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान में मैं गुड्स का ही एक्सक्लूसिवली गुड्स का ही सप्लायर हूँ तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की लिमिट लगती है 40 लाख। अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करेगा तो मैं जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हूँ। तो मेरी लायबिलिटी तब अराइज हुई जब मेरा टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड हुआ। तो रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट जब मेरा टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड हुआ, उससे 30 दिन के अंदर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से ही हो जाता है। ये बात हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मैं 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देता हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से ही इफेक्टिव माना जाता है। तो उस दिन अब मैं जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड हो गया, पहले रजिस्टर्ड नहीं था, तो अब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूं तो क्या मुझे एट दैट टाइम जो स्टॉक पड़ा है मेरे पास उसकी आईटीसी मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मेरे को आउटपुट टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये स्टॉक ही जो मैं अब आगे बेचूंगा उस पर आउटपुट टैक्स देना है। तो इस स्टॉक के परचेस के टाइम पर जो बिलों में इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी आईटीसी मैंने पहले नहीं ली थी क्योंकि एट दैट टाइम मैं रजिस्टर्ड नहीं था।
ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो रजिस्ट्रेशन डेट के दिन, रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट के दिन मेरे पास जो इनपुट एज सच या इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स के अंदर जो इनपुट शामिल है उस इनपुट की आईटीसी मुझे मिलेगी। तो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो, चाहे एज सच, चाहे कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, कंटेंट इन फिनिश गुड्स, इनपुट कैसा भी हो, उस इनपुट के परचेज के बिलों में जो मेरे इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी क्रेडिट मुझे मिल जाएगी। अब ये इनपुट किस डेट का, as on the date immediately preceding the date on which he becomes liable to pay tax under GST, मतलब जिस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से ही मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैंने 30 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करा दिया था। तो मेरा रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट से इफेक्टिव नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट से इफेक्टिव हो जाता है। तो मैं यूं बोलूं कि इस दिन मतलब रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट के दिन मेरा जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है या इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट का मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वही तो मेरा रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट का ओपनिंग स्टॉक है। तो इस इनपुट का मेरा जो रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट के दिन जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर जो मेरा इनपुट टैक्स लगा था परचेस के टाइम पर उसकी आईटीसी मुझे अब दे दी जाएगी। तो इस केस में मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा उस इनपुट के कनेक्शन में जो मेरे पास अवेलेबल है एज ऑन रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट। अब दूसरा केस, जो लोग वॉलंटरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेक्शन 25 सेक्शन 3 में, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? यस, वो भी ले सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 18 सेक्शन 1 क्लॉज बी बना हुआ है, 18(1)(b), उसमें क्या लिखा है, आप भी इनपुट की आईटीसी ले सकते हो। किस दिन की? इस केस में रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी डेट का स्टॉक नहीं देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट का ओपनिंग स्टॉक इनपुट का, उसपे जो इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है। तो जो लोग वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके पास जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट डेट के दिन इनपुट का स्टॉक अवेलेबल है उसपे जो परचेस करते टाइम टैक्स लग के आया था, इनपुट टैक्स लग के आया था, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको अलाउ हो जाएगी। फिर 18(1)(c) मैं पहले कंपोजिशन सप्लायर था तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी, अब मैं स्विच हो रहा हूँ रेगुलर स्कीम में। ठीक है। पहले मैं सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड था, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, अब मैं रेगुलर स्कीम में आ रहा हूँ सेक्शन 9 में। तो रेगुलर स्कीम में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है ना, कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है, लेकिन रेगुलर स्कीम में तो मिलता है ना। तो स्विच ओवर के दिन, मतलब जिस दिन मेरी सेक्शन 9 रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज हो रही है, मतलब स्विच ओवर डेट जिस दिन से मैं कंपोजिशन स्कीम से स्विच होकर रेगुलर स्कीम में आ रहा हूँ उस दिन मेरे पास जो इनपुट एज सच या इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स के अंदर जो इनपुट लगा है उसकी आईटीसी। और अब यहाँ पर अरे कैपिटल गुड्स भी आ गया, कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिलेगी। ऊपर तो सिर्फ इनपुट की मिल रही थी, इधर इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों की आईटीसी मिलेगी। तो जिस दिन में स्विच हुआ, स्विच ओवर डेट के दिन मेरे पास जो इनपुट है, कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, उसकी आईटीसी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अब रेगुलर स्कीम में आ गया हूं तो मेरे को टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज हो गई है। फिर 18(1)(d), पहले मेरी सप्लाई एग्जम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी सप्लाई को गवर्नमेंट ने टैक्सेबल डिक्लेयर कर दिया है, तो अब मेरा आउटपुट टैक्स बनेगा। तो जिस दिन मेरी एग्जाम सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई किया गया, मतलब मेरी सप्लाई पर लेवी, जीएसटी की लेवी की गई, उस डेट को मैं बोलूंगा लेवी डेट। लेवी डेट के दिन मेरे पास जो इनपुट का स्टॉक है या कैपिटल गुड्स का स्टॉक है जो एक्सक्लूसिवली मैं एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा था कैपिटल गुड्स, उस इनपुट और कैपिटल गुड्स का मेरे पास जो स्टॉक है लेवी डेट के दिन उसकी आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताई है जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगी। ठीक है। अब लेकिन इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के विदिन होना चाहिए। इन डेट्स के ये जो डेट्स हैं, ये जो डेट है आपकी, इस डेट से 1 साल पुरानी परचेज होनी चाहिए वो इनपुट और कैपिटल गुड्स की। 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब वो इनपुट और कैपिटल गुड्स इन डेट से 1 साल की खरीद होनी चाहिए। अगर ये 1 साल से भी पुरानी खरीद है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। फिर देखो 18(1)(a) और 18(1)(b) में सिर्फ इनपुट की आईटीसी मिली थी, लेकिन 18(1)(c), 18(1)(d) में आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों की आईटीसी मिलेगी। तो जो कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिल रही थी वो 18(1)(c) और 18(1)(d) में मिली थी। तो बट ये आईटीसी कैपिटल गुड्स की पूरी नहीं मिलेगी। मतलब जब आपने वो कैपिटल गुड्स खरीदा था उसके ओरिजिनल बिल के अंदर जो टैक्स लगा हुआ है उसकी आपको आईटीसी पूरी नहीं मिलेगी, बैलेंस मिलेगी, रिड्यूस्ड बैलेंस आईटीसी मिलेगी। तो पूरी क्यों नहीं मिलेगी? यहाँ पर 5% पर क्वार्टर ओरिजिनल डेट पर जो ओरिजिनल टैक्स लगा हुआ था उसमें से 5% ओरिजिनल टैक्स
में से 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ का कम करते जाएंगे। ठीक है, तो जब वो परचेज किया था कैपिटल गुड्स और आज की डेट तक जितने क्वार्टर बीते हैं या पार्ट क्वार्टर भी है, तो फुल क्वार्टर और पार्ट क्वार्टर दोनों का 5% आईटीसी रिड्यूस होती जाएगी और जो बैलेंस रिड्यूस आईटीसी बचेगी वही मिलेगी कैपिटल गुड्स के कनेक्शन में। और ये मैच किया जाएगा जिस सप्लायर से आपने वो कैपिटल गुड्स खरीदा था उसके जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 4 से वो मैच किया जाएगा। फिर अगर आप ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी लेना चाहते हो, ये 4 स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमने पढ़ी, आईटीसी आपको इनके केसेस में मिल जाती है। अगर आपको ये आईटीसी लेनी है तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा जीएसटी की पोर्टल पर आईटीसी 01, इस बात को जताने के लिए कि हम ये आईटीसी अवेल करने के लिए वेरी मच एलिजिबल हैं। और कमिश्नर चाहे तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। ये आपको डिक्लेरेशन एलिजिबल होने की डेट से 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है जीएसटी की पोर्टल पर आईटीसी 01। एलिजिबल डेट ये डेट, इस डेट से 30 दिन के अंदर आपको ये आईटीसी 01 फाइल करना पड़ेगा। और उस डिक्लेरेशन के अंदर, मतलब आईटीसी 01 डिक्लेरेशन है, इसके अंदर आपको वो स्टॉक की सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, इनपुट एज सच, इनपुट कंटेंट एंड सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स, सबकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी जिसकी आप आईटीसी लेना चाह रहे हो। और अगर आपका ये आईटीसी क्लेम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी से मिलाकर आपका अगर ये आपका ये आईटीसी का क्लेम अगर 2 लाख से एक्सीड करता है तो आपको ये क्लेम सर्टिफाई कराना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमएस से। है तो आईटीसी 01 अपलोड करा के आपको ये आईटीसी क्लेम करनी है। अब एक बात समझते हैं, अब अगला एक प्रोविजन समझते हैं सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3, रीड विद रूल 41। अगर किसी पर्सन के बिजनेस का, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो क्या उस केस में वो आईटीसी ट्रांसफर कर सकता है? अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो वो अपनी आईटीसी स्पेशल केसेस में दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, देखो बिजनेस बंद करके गए ना तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ी है वो लैप्स हो जाएगी, गवर्नमेंट खा जाएगी उस आईटीसी को। ठीक है, लेकिन बेटर है वो बिजनेस आप बंद कर रहे हो जो किसी को बेच दो, तो वो आईटीसी आप उस दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर पाओगे, आईटीसी लैप्स नहीं होगी फिर। तो अगर आपके रजिस्टर्ड पर्सन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है ड्यू टू आपने अपना बिजनेस सेल कर दिया, मर्जर कर दिया, डीमर्जर, अमालगमेशन, लीज या ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया अपने बिजनेस को, या किसी भी रूप में आपके बिजनेस की ओनरशिप चेंज हुई है, जैसे मान लो सोल प्रोपराइटर की डेथ हो गई है, सोल प्रोपराइटर की डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसका जो बेटा है या ब्रदर है वो बिजनेस संभालेगा, तो क्या आईटीसी ट्रांसफर करनी पड़ेगी इस केस में भी? यस, आईटीसी ट्रांसफर होगी। तो ये केस भी इसमें शामिल हो जाएगा। डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर से भी चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा और आपको आईटीसी ट्रांसफर करनी पड़ेगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन बिजनेस पूरा ट्रांसफर होना चाहिए अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। सिर्फ एसेट ही ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो फिर वो जो ट्रांसफरर है अपनी आईटीसी ट्रांसफरी को दे पाएगा। अब ट्रांसफरर को कुछ लायबिलिटी, कुछ ऑब्लिगेशंस रखे गए, कुछ ऑब्लिगेशन ट्रांसफरी के रखे गए। ट्रांसफरर ट्रांसफरी दोनों को अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। ट्रांसफरर को क्या काम करना पड़ेगा? अपनी आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए आईटीसी 02 फॉर्म जीएसटी की पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कराना व उसमें बताना पड़ेगा कि हम अपनी अनयूटिलाइज आईटीसी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है ट्रांसफरी को देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर डीमर्जर का केस है, डीमर्जर के केस में भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी ट्रांसफर होगी और किस प्रोपोर्शन में होगी? एसेट रेशियो में। डीमर्जर में क्या होता है, जैसे एक्स लिमिटेड है उसके 4 डिवीजन एबीसीडी, डी डिवीजन को अलग कर रहे हैं, ठीक है, डीमर्जर हो रहा है, डी डिवीजन को अलग करके डी लिमिटेड अलग कंपनी बनाएंगे, ठीक है, और आफ्टर डीमर्जर एक्स लिमिटेड के अंडर में 3 ही डिवीजन रहेंगे एबीसी, डी डिवीजन अलग होके डी लिमिटेड बन जाएगा। तो जो एसेट रेशियो में जो एसेट ट्रांसफर हो रही है डी डिवीजन से डी लिमिटेड को, उस एसेट रेशियो में आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगी डी लिमिटेड को। और यहाँ एसेट रेशियो निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, वो सारी बिजनेस की सारी एसेट काउंट करनी है, वो एसेट जिन पर आईटीसी अवेल हुई थी चाहे नहीं हुई थी, सारी बिजनेस एसेट्स काउंट करनी है। जैसे मान लीजिए 4 डिवीजन है एबीसीडी, सब में एसेट्स लगी हुई है 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, टोटल 40 करोड़ की एसेट है, और डी डिवीजन से डी लिमिटेड को 10 करोड़ की एसेट ट्रांसफर की, तो नेट एसेट रेशियो जो भी आईटीसी में का बैलेंस अवेलेबल है एक्स लिमिटेड के पास
मान लो 5 करोड़ की आईटीसी पड़ी है, तो 5 करोड़ इंटू 10/40 नेट एसेट रेशियो में वो आईटीसी प्रोपोर्शनेटली उस रिजल्टिंग कंपनी डी लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके लिए आपको सीए से सीएमए से सर्टिफिकेट लेना होगा कि यस आप आईटीसी ट्रांसफर कर रहे हो और आपका ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया है, और सिर्फ एसेट ट्रांसफर नहीं हुई है, इस केस में आपके ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज भी हुआ है। इस बात को प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए सर्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको आईटीसी 02 अपलोड कराना पड़ता है। याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि किसी दूसरे पर्सन को आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है, आईटीसी 02। अरे जब खुद को लेनी है आईटीसी चलाकर, तो आईटीसी 01 मैं अकेला, मुझे ही आईटीसी दे दो, आईटीसी 1 मुझे दे दो सारी आईटीसी। लेकिन जिस दूसरे को दे रहे हैं, आईटीसी ट्रांसफर हो रही है, दूसरे को दे रहे हैं, तो आईटीसी 02 फाइल करना पड़ता है। और इधर ट्रांसफरिंग को क्या बोलना पड़ेगा, आईटीसी उसको अपना आईटीसी 02 कि मैं ही वो दूसरा आदमी हूं जिसको आईटीसी ट्रांसफर की गई है, मुझे ये आईटीसी कबूल है, कबूल है, कबूल है, ऐसा ट्रांसफरिंग को बोलना पड़ेगा अपने आईटीसी 02 में। और ये बोलते ही, ये करते ही, आईटीसी एक्सेप्ट करते ही ट्रांसफरी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो ट्रांसफर्ड आईटीसी ट्रांसफर होकर आ जाएगी। और इधर ट्रांसफरी ने ट्रांसफर से पूरा बिजनेस परचेस किया है, बिजनेस परचेस किया है, तो इनपुट कैपिटल गुड्स उसको ट्रांसफरी को अपनी बुक्स के अंदर प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करने पड़ेंगे। इनपुट और कैपिटल गुड्स ट्रांसफरी को अपनी बुक्स में प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करने पड़ेंगे। अब एक और रूल समझते हैं, रूल 41A, बहुत ही खास। इसमें भी आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए ऊपर जो रूल पड़ा ना, उसमें भी हमने आईटीसी ट्रांसफर की बात की थी, अभी हम फिर आईटीसी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अरे ऊपर जो पड़ा इसमें तो क्या दूसरे पर्सन को आईटीसी ट्रांसफर कर दी। अब रूल 41A क्या पढ़ रहे हैं, मेरी ही एक ब्रांच की आईटीसी मैं अपनी ही दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं। मेरी एक ब्रांच का जीएसटीएन नंबर अलग है, दूसरी ब्रांच का मेरा जीएसटीएन नंबर अलग है, लेकिन ये दोनों ही मेरी ब्रांचेस हैं, तो पैन नंबर एक ही है, लेकिन ब्रांचेस दो है मेरी, तो उनका जीएसटीएन नंबर अलग है। उन दोनों का मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराया था। क्या मैं एक अपनी ही ब्रांच की आईटीसी दूसरी ब्रांच को दे सकता हूँ क्या? हाँ, बशर्ते मेरी ये दोनों ब्रांचेस सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में हो, ये कंडीशन है। तो सुनिए, इसको ऐसा करते हैं, पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ताकि बाद में रीड करना तो बहुत आसान है, पढ़ लेंगे ना, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं रूल 41A को। देखो, मिस्टर राम है जिसके राजस्थान स्टेट में 2 बिजनेस प्रीमाइसेस हैं, और उन दोनों बिजनेस प्रीमाइसेस का उसने सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब उसको इनिशियली एक ही जीएसटीएन नंबर अलॉट हुआ है, सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। अब प्रीमाइसेस 2 है, तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया होगा, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके अंदर प्रीमाइस 1 को उसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है, तो प्रीमाइस 2 को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया होगा, बट सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया था और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एक ही है। अब पता है उसके दिमाग में क्या बात आई कि मैं ऐसा करता हूं कि अभी मेरा प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 का एक ही रजिस्ट्रेशन है, मैं दोनों का जीएसटीएन नंबर अलग ले लेता हूं, ठीक है, और ये प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए, राजस्थान स्टेट में है इस केस में। अब वो इन प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रहा है, मतलब दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो अब क्या होगा, तो अब उसके दो जीएसटीएन नंबर हो जाएंगे, तो उसके दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में पहले तो उसका सिंगल रजिस्ट्रेशन था, अब दोनों ही प्रीमाइसेस का, अब वो क्या कर रहा है कि दोनों प्रीमाइसेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसका पहले सिंगल क्रेडिट लेजर था, उसमें से वो कुछ आईटीसी अपने नए जीएसटीएन नंबर अपने नए रजिस्ट्रेशन को देना चाहता है, कर सकता है क्या? कर सकता है। अब यहाँ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो गया, वो क्या चाहता है कि वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कुछ आईटीसी प्रीमाइस 2 जिसका अब जीएसटीएन नंबर अलग हो गया है उसको दे सकता है क्या? दे सकता है, बशर्ते उसके ये मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा दिए, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया, तो वो अपनी आईटीसी होल्डी और पार्टली जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है, अपनी ही ब्रांच को न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है, अपनी ही ब्रांच को जिसका जीएसटीएन नंबर अलग है, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि वो दोनों प्रीमाइसेस सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होने चाहिए। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर
उसका राजस्थान स्टेट में जीएसटी नंबर अलग है, कोलकाता में अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो राजस्थान स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की आईटीसी पड़ी हुई है वो कोलकाता ब्रांच को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। दोनों ब्रांचेस सेम स्टेट में नहीं है ना। मैंने इसलिए या एग्जाम्पल में बोला ये प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए, तभी वो आईटीसी ट्रांसफर कर पाएगा। और इसके लिए उसको आईटीसी 02 अपलोड कराना पड़ेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की डेट से प्रीमाइस 2 का उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराया, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की डेट से 30 दिन के अंदर आईटीसी 02 अपलोड कराना होगा। और बाद में जो ट्रांसफर है वो नया रजिस्टर्ड पर्सन, उसी की जो नई ब्रांच है वो उस आईटीसी को आईटीसी 2A में एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, और ये एक्सेप्ट करते ही उस न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन नई ब्रांच को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी मिल जाएगी। और आईटीसी कितनी ट्रांसफर कर पाएंगे? एसेट रेशियो में ट्रांसफर कर पाएंगे। और एसेट रेशियो सारे बिजनेस में जो टोटल एसेट्स थी उसका एसेट रेशियो देखा जाएगा और नई ब्रांच में कितनी वैल्यू के एसेट ट्रांसफर करने को, टू दैट एक्सटेंट उस रेशियो में आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। और जब एसेट रेशियो दोगे तो चाहे कुछ एसेट पे आपने आईटीसी ली थी नहीं ली थी वो नहीं देखना है। एसेट रेशियो निकालते वक्त ये नहीं देखना है कि किन एसेट्स की आईटीसी ली थी किन एसेट्स की आईटीसी नहीं ली थी, वो नहीं देखना है। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ी है वो आपको नेट एसेट रेशियो में बांट देनी है। अपने ओल्ड ब्रांच और न्यू ब्रांच में आईटीसी एलोकेशन एसेट रेशियो में होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 18(4) की। ये आईटीसी रिवर्सल के मामले हैं। आईटीसी मिलेगी नहीं, आईटीसी उल्टे रिवर्स करनी पड़ेगी। तो रूल 44 और सेक्शन 18 का 4। देखो प्रैक्टिकल बात है, पहले आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आप शिफ्ट हो रहे हो कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो आपको आईटीसी छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है तो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। या पहले आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई थी, अब एग्जाम सप्लाई हो रही है, वो कन्वर्ट गवर्नमेंट ने उस टैक्सेबल सप्लाई से जीएसटी हटा दिया, अब वो एग्जाम सप्लाई हो गई है। तो आपके पास एट दैट टाइम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा है वो लैप्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो सिचुएशन, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में स्विच कर रहे हो या पहले सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई थी अब एग्जाम सप्लाई हो गई है, तो इस केस में आपको आईटीसी या तो पे करनी पड़ेगी या रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट करके, या अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो आपको ये आईटीसी कैश लेजर से पे करानी पड़ेगी। ठीक है, किसकी आईटीसी रिवर्स करानी है पहले ये सुनिए। उस स्विच ओवर की डेट के दिन या जब वो सप्लाई आपकी एग्जाम सप्लाई बनी उस दिन तो आपके पास इनपुट एज सच किसी भी फॉर्म में कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स का आपके पास एक स्टॉक पड़ा है। आपने उस पर जो आईटीसी ले ली थी, क्योंकि पहले आप आईटीसी ले रहे थे कारण रेगुलर स्कीम में थे तो आईटीसी आपने ले ली थी, या पहले सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई थी तो आपने आईटीसी ले ली थी। तो जितनी अब जो आपके पास अब स्टॉक पड़ा है उससे जो कनेक्टेड आईटीसी है, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, जो आपका स्टॉक है इनपुट का या कैपिटल गुड्स का आपका जो स्टॉक है उसकी आईटीसी आपने 10 लाख ली थी। आज आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख की आईटीसी पड़ी है, आपको ये 10 लाख की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी और बाकी की बची हुई 2 लाख लैप्स हो जाएगी। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है 8 लाख, आपको आईटीसी रिवर्स करनी है 10 लाख, तो 8 लाख तो क्रेडिट लेजर से रिवर्स कर दीजिए, क्रेडिट लेजर 0 हो जाएगा और बाकी क्या 2 लाख आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ऐसा। तो अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है तो वहां से पे कर दीजिए, क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं पड़ा है तो आपको कैश में पे करना रहेगा। फिर ये रिवर्सल कैसे करें? कितनी आईटीसी, ये 10 लाख का एस्टिमेशन कैसे लगाया कि 10 लाख का स्टॉक पड़ा है उससे कनेक्टेड आईटीसी 10 लाख है, स्टॉक जो पड़ा है उससे कनेक्टेड आईटीसी 10 लाख है, ये 10 लाख का रिवर्सल करना है। ये 10 लाख का आपने एस्टिमेशन कैसे किया? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप चेक करो। अभी बात इनपुट की करूंगा, कैपिटल गुड्स की बात बाद में। इनपुट किसी भी फॉर्म में हो, एज सच कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, आप चेक करो वो इनपुट जब आपने खरीदा था उसके परचेस के बिलों में एग्जैक्ट वही परचेस के बिल उठाओ जो आज इनपुट पड़ा है, वो आपने खरीदा तब था, उसके परचेस के बिल उठाओ, उसके अंदर क्या इनपुट टैक्स लगा था
वो आपको रिवर्स, उसकी क्रेडिट आपने ले ली थी वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो टैक्स इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है, आप पता नहीं लगा पा रहे कि आज जो स्टॉक के अंदर ये इनपुट पड़ा है किन इनवॉइसेस के थ्रू खरीदा गया था, कई बार पता नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, इस केस में आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आज जो स्टॉक की क्वांटिटी पड़ी है उनकी आज की मार्केट प्राइस क्या है, उसके हिसाब से उन पे क्या टैक्स बनता है। तो वो इन आईटीसी का आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, लेकिन उस केस में आपको प्रैक्टिसिंग सीए और सीएमए से वो कैलकुलेशन सर्टिफाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो उतनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। और कैपिटल गुड्स की कितनी आईटीसी रिवर्स करनी है, पूरी रिवर्स नहीं करनी है। जब वो कैपिटल गुड्स खरीदा था उसकी आईटीसी पूरी ले ली थी आपने, अब आज जब आपको रिवर्स करनी है तो पूरी नहीं करनी। कितनी करनी है, जितनी आईटीसी उस कैपिटल गुड्स के रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से बिलोंग करती है, सिर्फ उतनी ही आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट एज्यूम्ड लाइफ उस कैपिटल गुड्स की 5 इयर्स मान रही है, मतलब 60 मंथ्स की उसकी लाइफ एज्यूम की जाएगी। ठीक है, तो आईटीसी कितनी रिवर्स करेंगे समझते हैं। कैपिटल गुड्स यूज में रहा था 4 साल 6 महीने 15 दिन। अब एक बात समझना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करते वक्त ध्यान से सुनना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करते वक्त वो मंथ में कंप्यूट करनी है लाइफ, एक बात तो ये, और इग्नोरिंग पार्ट ऑफ मंथ, जो फ्रैक्शनल मंथ है उसको इग्नोर करना है। दो बातें, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी है वो इन टर्म्स ऑफ मंथ कैलकुलेट करनी है, और वो कैलकुलेट करने में फ्रैक्शनल मंथ को इग्नोर करना है। कैसे, एग्जांपल से समझिए। कोई कैपिटल गुड 4 साल यूज में रहा, 6 महीने 15 दिन यूज में रहा। अब इफेक्टिव यूजफुल लाइफ हम 5 साल यानी 60 महीने मानते हैं, तो 60 महीने मतलब 5 साल ही लाइफ मानते हैं। इसमें से ये निकल गए 4 साल 6 महीने 15 दिन निकल गए, अब लगता है 5.5 महीने की यूजफुल लाइफ बची है, तो क्या 5.5 महीने की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी? तो कह रहे नहीं, सिर्फ 5 महीने की आईटीसी रिवर्स करनी है। तो आपने आईटीसी जो ले ली थी उसको नाम दे दो सी, तो सी इंटू 5। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5.5 महीने नहीं मानेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल मंथ रिमेनिंग लाइफ में इग्नोर करना है, तो 5 ही मानेंगे अपॉन 60, क्योंकि हमने एज्यूम्ड लाइफ कैपिटल गुड्स की 60 महीने ही माननी है, 5 साल ही माननी है। तो ये इतनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। कब रिवर्स की बात आ रही है, आपकी पहले आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड थे, अब कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, तो आपके पास आईटीसी जो अवेलेबल है आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। दूसरा केस, आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई थी, अब एग्जेम्प्ट हो रही है, तो आपके पास जो आईटीसी पड़ी है वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ये था सेक्शन 18 का सेक्शन 4 रीड विद रूल 44। अब ये रिवर्सल जो करना है आईटीसी का, वो टैक्स कंपोनेंट वाइज करना है। उसमें सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, एचजीएसटी कितना है, यूटीजीएसटी कितना है, अलग अलग टैक्स कंपोनेंट वाइज आपको ये आईटीसी रिवर्सल करना है। और जो भी आप आईटीसी रिवर्स करोगे आप उसको अपने आउटपुट टैक्स में ऐड करोगे और रिपोर्ट करोगे आईटीसी 03 में कि वो इवेंट आ गया है जिसकी वजह से मुझे आईटीसी रिवर्स करनी पड़ रही है, तो उसके लिए वो रिवर्सल की इंफॉर्मेशन आईटीसी 03 में जाएगी। आईटीसी छूट रही है, काम खराब हो रहा है, बिगाड़ा हो रहा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो आईटीसी 03 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आईटीसी छोड़नी पड़ती है। फिर अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, बिजनेस ही बंद करके जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, तो आपको फाइनल रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है जीएसटीआर 10। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, तो आपको फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 सबमिट करना होता है। उसके अंदर आप ये सारी डिटेल शो करोगे कि हम ये आईटीसी छोड़ रहे हैं, मतलब बिजनेस बंद करते वक्त आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना पड़ता है, और उसके अंदर बताना पड़ता है कितनी आईटीसी छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर छोड़ने के बाद भी बैलेंस आईटीसी बची पड़ी है तो गवर्नमेंट इस आईटीसी को खा जाएगी, ये आईटीसी आपकी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले आपके सेक्शन 29 के सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 में आते हैं। अब ये वाली बात, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आईटीसी रिवर्सल कैसे होगा वो हम यहां समझने वाले हैं। सुनिए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट पड़ा है आईटीसी बढ़िया रिवर्स करनी होगी। अगर उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट कम पड़ा है, आईटीसी ज्यादा रिवर्स करनी है, तो आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। इसका मतलब सेम यही बात हमने यहाँ समझी
कि आपको आईटीसी रिवर्स करनी है 10 लाख की, आपके क्रेडिट लेजर में 8 लाख की पड़ा है, तो बाकी का 2 लाख कैश में पे करना पड़ेगा। समझे बात? चलो, अब कैंसिलेशन करवा रहे रजिस्ट्रेशन, एट दैट टाइम आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा आपको जीएसटी 10 फाइल करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न, उसमें आईटीसी रिवर्सल की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वो आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा, कितनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, समझते हैं। अभी समझ रहे हैं इनपुट की कितनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी, बाद में समझेंगे कैपिटल गुड्स की कितनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। तो इनपुट की कितनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उस दिन आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, मतलब या इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट का क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है, या रजिस्ट्रेशन जिस दिन कैंसिल हुआ उस दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, इनपुट का। ठीक है, उस इनपुट के कनेक्शन में जो आईटीसी बिलोंग करती है, ठीक है, जितना इनपुट पड़ा है वो इनपुट पर क्या इनपुट टैक्स लग के आया था, ये तो वो। और आज अगर इस इनपुट को बेचते हैं तो बेचने पर क्या आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कितना लगा था, और आज अगर बेचते हैं इस इनपुट को तो कितना आउटपुट टैक्स लगता, दोनों का विच एवर इज हायर, दोनों का विच एवर इज हायर। दो कैलकुलेशन का विच एवर इज हायर, तो ये है आपकी कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2। कैलकुलेशन 1 क्या है, इनपुट पर क्या आईटीसी लग के आई थी। कैलकुलेशन 2 क्या है, आज इस इनपुट को बाजार में बेचते हैं तो कितना आउटपुट टैक्स लगता है। कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2 दोनों में से जो भी हायर है उतना आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर समझते हैं कैपिटल गुड्स के लिए आईटीसी कितनी रिवर्स करनी पड़ेगी। अब इसको टेक्निकली ढंग से समझना बहुत टेक्निकल पॉइंट है। आपने कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी ली, ओरिजिनली जितनी ली उसमें से अब रिड्यूस करना है कितना, आज दिन तक जितने क्वार्टर बीत गए हर क्वार्टर का 5%, और कोई पार्ट क्वार्टर है उसका भी 5% लेस करना है। फिर जो बैलेंस आईटीसी बचेगी, रिड्यूस्ड आईटीसी बचेगी, और आज इस कैपिटल गुड्स को बाजार में बेचे तो क्या आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, दो बातें, इस कैपिटल गुड्स की रिड्यूस्ड आईटीसी, ठीक है, और ये जो 5% की कैलकुलेशन है ना, सपोज आईटीसी 1,89,000 थी, ओरिजिनली जो क्लेम की गई थी वो 1,89,000 थी। ठीक है, तो उस 1,89,000 का 5% हर क्वार्टर का, उतनी आईटीसी हर क्वार्टर की आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, और जो बैलेंस रिड्यूस्ड आईटीसी आएगी वो कैलकुलेशन नंबर 1 कहलाएगी। और आज अगर इस कैपिटल गुड्स को आप बाजार में बेचते हो तो जिस वैल्यू पर बेचते हो उस पर क्या आउटपुट टैक्स लगता है वो कैलकुलेशन नंबर 2 में आएगा। दोनों कैलकुलेशन में जो हायर वाला अमाउंट है उतना आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होंगे। अब एक बात और समझते हैं, सेक्शन 18 का 6, सेक्शन 18 का सब सेक्शन 6 रीड विथ रूल 40 सब रूल 2 44 6 ऑफ सीजीएसटी। अब ये नॉर्मल बात है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा रहे, ऐसे होता है ना, बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन कोई प्लांट मशीन में कोई कैपिटल गुड्स काम नहीं आ रहे हैं, तो हम रनिंग बिजनेस में भी उस कैपिटल गुड्स को बेचते हैं। तो जब कैपिटल गुड्स खरीदा था उसकी आईटीसी क्लेम की थी ना, आज जो कैपिटल गुड्स बेच रहे हैं तो आईटीसी रिवर्स भी तो करनी पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी आप कोई रनिंग बिजनेस का, आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है अभी, रनिंग बिजनेस से भी कोई कैपिटल गुड्स बेचते हो तो उसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन कितनी होगी, आईटीसी रिवर्स इस केस में भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स अब बिजनेस में काम नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनली आप उसकी आईटीसी ले चुके थे लेकिन अब वो कैपिटल गुड्स आपके इस बिजनेस में काम नहीं आ रहा है, तो इसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी दो कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन नंबर 1, आईटीसी ओरिजिनली जो ले ली थी उसमें से 5% पर क्वार्टर का रिड्यूस करके अब जो बैलेंस रिड्यूस्ड आईटीसी बचती है। ठीक है, और आज इस कैपिटल गुड्स को, ये सेकेंड हैंड हो गया है, अब बाजार में बेचो तो इसकी जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस पर आउटपुट टैक्स जो बनता है, ये कैलकुलेशन नंबर 2। कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2 दोनों में से जो भी हायर होगा, दोनों में से जो भी हायर है उतनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है इस कैपिटल गुड्स पर। आपका बिजनेस सब चलता रहे भले, बट आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया, कोई बिजनेस की मशीन बेच दी, जब मशीन खरीदी थी आईटीसी ली थी ना, तो अब बेच रहे हैं तो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो और ये भी आपको टैक्स कंपोनेंट वाइज आईटीसी रिवर्सल अलग अलग करना होगा कि आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी, एससीएसटी, यूटीजीएसटी का कितना कितना कर रहे हो वो अलग अलग बताना पड़ेगा, और जो भी आईटीसी रिवर्सल कर रहे हो आपको अपने आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा।
और आप अपना बिजनेस का जो नॉर्मल जीएसटी आप फाइल कर रहे हो उसमें इसको आउटवर्ड सप्लाई के तौर पर बताना पड़ेगा। और देख हमने यहाँ 2 कैलकुलेशन की और उसका विचम हायर जो भी आया वो आईटीसी हमने रिवर्स की। लेकिन अब यहां पर एक बात देखी है कि अगर वो कैपिटल गुड्स इन द नेचर ऑफ रिफैक्टरी ब्रिक्स माउल्ट्स एंड डाइस स्टिक्स और फिक्सचर्स के नेचर का है कैपिटल गुड्स, और अगर सेकेंड हैंड के तौर पर नहीं बेचा जा रहा है, वो स्क्रैप के तौर पर अगर बेचा जा रहा है, 2 बातें, 2 कंडीशन फुलफिल हो। अगर वो कैपिटल गुड्स इन द नेचर ऑफ रिफैक्टरी ब्रिक्स माउल्ट्स डाइस स्टिक्स फिक्सचर के नेचर का है और अगर उसको स्क्रैप के तौर पर बेचा जा रहा है, तो बाबू ये 2 कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये सिर्फ सेकंड वाली कैलकुलेशन करनी है और इतनी आईटीसी रिवर्स कर देनी है। ठीक है, तो इस केस में आपको सेकंड कैलकुलेशन वाला ही अमाउंट रिवर्सल करना है, 2 कैलकुलेशन का विचय में शायद नहीं, सेकंड वाली कैलकुलेशन का ही जो आईटीसी आ रही है वो रिवर्स करनी है। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। ये जो डेमो व्हीकल परचेस किए गए, डेमो व्हीकल अथॉराइज्ड डीलर परचेस करते हैं अपने कस्टमर को ट्रायल रन के लिए या डेमोन्स्ट्रेट उसके फीचर दिखाने के लिए। पोटेंशियल बायर पहले वो देखते हैं फिर डिसीजन लेते हैं कि व्हीकल परचेस करे कि ना करे। तो डेमो व्हीकल एक तरीके से मोटर व्हीकल की सेल को प्रमोट करने के पर्पज से एक अथॉराइज्ड डीलर परचेस करता है। तो उस डेमो व्हीकल को क्या माना जाएगा कि वो यूज हुआ है फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई। और हमें पता है अगर मोटर व्हीकल हम फर्दर सप्लाई के लिए यूज करते हैं तो मोटर व्हीकल की आईटीसी मिल जाती है, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं होती है। तो ऐसे डेमो व्हीकल की आईटीसी मिल जाएगी, उनकी आईटीसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और ये नहीं देखेंगे कि डेमो व्हीकल की वैल्यू उस अथॉराइज्ड डीलर ने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज की है या नहीं की है, ये भी नहीं देखना चाहिए। आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, ये अथॉराइज्ड डीलर डेमो व्हीकल परचेस किया, आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, उनकी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। लेकिन अगर ये डेमो व्हीकल अथॉराइज्ड डीलर बेच दे तो सेक्शन 18(6) लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ केसेस में अथॉराइज्ड डीलर आईटीसी ले ही नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने ये डेमो व्हीकल परचेस किया है, डेमो व्हीकल के परचेस के बिल के अंदर जो टैक्स कंपोनेंट था उस टैक्स कंपोनेंट पे भी अगर उन्होंने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है तो इस डेमो व्हीकल की आईटीसी फिर नहीं मिलेगी। इन जनरल हम पढ़ते हैं ऊपर कि अथॉराइज्ड डीलर अगर डेमो व्हीकल परचेस करता है तो उसके परचेस के बिल में जो टैक्स लग गया है उसकी आईटीसी उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर वो उस परचेस के बिल में जो टैक्स लग के आया है उस टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है तो फिर उस टैक्स कंपोनेंट की उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं अथॉराइज्ड डीलर को आईटीसी नहीं मिल पाने वाले केसेस। अब दूसरा केस समझते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर ने उसको डेमो व्हीकल सप्लाई किया है और सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरर ओपन मार्केट में उसको सेल कर रहा है तो फिर इस केस में भी अथॉराइज्ड डीलर को आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर तीसरा केस, अगर अथॉराइज्ड डीलर डेमो व्हीकल परचेस करने के बाद अगर इसको अदर पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, जैसे अपने स्टाफ एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो इस डेमो व्हीकल को यूज कर रहा है, तो इस डेमो व्हीकल के परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी इस अथॉराइज्ड डीलर को नहीं मिलेगी। तो ये 3 केसेस हैं जहां पर अथॉराइज्ड डीलर को इस डेमो व्हीकल के परचेस की आईटीसी नहीं मिली। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट को लेकर। हमने पढ़ा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कि हम लास्ट टू लास्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमारी कोई क्लेम करना रह गई है तो वो हम लास्ट टू लास्ट कब तक क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में वो क्लेम करने की टाइम लिमिट दे रखी है, उस टाइम लिमिट के बाद हम वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाते। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बेनिफिशियल सर्कुलर इशू किया है, अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिस पर आपको आरसीएम में टैक्स देना है, ठीक है, तो आरसीएम में रेसिपिएंट उस सप्लाई पर आपको ही टैक्स देना है, आपका सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, वहीं पर ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में हमें पता है कि आरसीएम के मामलों में सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है, रेसिपिएंट को खुद ही इनवॉइस इशू करना होता है। तो अब इस बात को हम, ये जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। देखो, कोई इनवर्ट सप्लाई थी, कोई आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई ली थी आपने जो जनवरी 2024 में ली थी आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड था, वो आपका ही रिलेटेड पर्सन था, वो फॉरेन में था, उससे आपने सर्विस रिपोर्ट की है, वो सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और मान लीजिए विदाउट कंसीडरेशन आपने उससे वो सप्लाई ली थी, लेकिन
हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 में कि इस पे जीएसटी लगेगा और आपको ही, जो आप इंपोर्टर ऑफ सर्विस हो रेसिपिएंट, आपको ही इस सप्लाई का आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनवरी 2024 का मामला है। आपने इस पे गलती कर दी और आरसीएम में टैक्स पे ही नहीं किया। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई ये आरसीएम वाली कर ली आपने जनवरी 24 में, और जनवरी 26 में आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई 2 साल बाद। इनवर्ट सप्लाई 2024 की थी और 2026 में आपको इस गलती का पता पड़ा कि इस आरसीएम वाली इनवर्ट सप्लाई पर आपने सेल्फ इनवॉइसिंग भी नहीं करी है और इसका आरसीएम का टैक्स भी गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। तो जनवरी 26 में अपनी गलती का पता पड़ने पर आपने इसका सेल्फ इनवॉइस इशू किया और इसका आरसीएम का टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको पंगा कर रहा है कि आपकी तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट गई, आपने आरसीएम का टैक्स पे किया है, इसकी क्रेडिट आप लेना चाह रहे हो, लेकिन डिपार्टमेंट आपको कह रहा है इसकी क्रेडिट क्लेम करने का तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट तो आपकी निकल गई है, आप इस आरसीएम में भरे हुए टैक्स की क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कैसे कैलकुलेट कर रहा है कि आपकी इनवर्ट सप्लाई कब की थी, जनवरी 24 की, तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जब 30 नवंबर आएगा या इस 24-25 का जब एनुअल रिटर्न भरने की एक्चुअल डेट होगी, सपोज एक्चुअल रिटर्न भरा गया 15 दिसंबर 2024 को, दोनों में से जो अर्लियर है एट दैट टाइम तक ही आप आईटीसी क्लेम कर पाते, क्योंकि आपकी इनवर्ट सप्लाई जनवरी 24 की है तो आप आईटीसी इन दोनों में से जो भी अर्लियर है एट दैट टाइम ही क्लेम कर पाते हो। तो आपका अर्लियर बनता है अभी यहाँ पर 30 नवंबर 2024। तो आपने इसका टैक्स कब भरा है, जनवरी 26 में, और आपका रैंक ऑलरेडी 30 नवंबर 2024 को जा चुका है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है, क्योंकि डिपार्टमेंट इस टाइम लिमिट को लिंक कर रहा है जनवरी 24 से। लेकिन आप वेरी मच इंटरेस्टेड हो कि हमारी टाइम लिमिट को जनवरी 26 से लिंक किया जाए, क्योंकि हमने इनवॉइस तो जनवरी 26 में इश्यू किया है और आरसीएम का भी टैक्स हमने जनवरी 26 में भरा है, इसलिए हमारी टाइम लिमिट को जनवरी 24 से लिंक ना किया जाए, हमारी टाइम लिमिट को लिंक किया जाए जनवरी 26 से। तो डिपार्टमेंट ने आपके लिए बेनिफिशियल सर्कुलर इशू किया है कि आपने इस आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई का सेल्फ इनवॉइस कब इशू किया, जनवरी 26 में, तो आपकी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट भी जनवरी 26 से शुरू होगी, ना कि जनवरी 24 से। तो इस केस में क्या होगा, ये जब ईयर एंड होगा उसके बाद जो 30 नवंबर आएगा और इस ईयर का जब एनुअल रिटर्न भरने का टाइम होगा, विच इज अर्लियर, आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट को इनवर्ट सप्लाई जनवरी 24 से कनेक्ट नहीं किया है, इसको इसका सेल्फ इनवॉइस आपने कब जनरेट किया, जनवरी 26 से, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट को उस सेल्फ इनवॉइस से जोड़ दिया है। तो आपकी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट जनवरी 24 से शुरू ना होकर जनवरी 26 से शुरू होगी। आपके लिए बेनिफिशियल सर्कुलर है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, तभी ये प्रोविजन काम आएगा। अब एक बात छोटी सी और समझते हैं, सुनिए, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है ना, वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके लिए उनको रोड पर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, और उसके अंदर उनको डक्ट्स और मेन होल्स लगाने पड़ते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये रोड बनी हुई है, क्या बनी हुई है, रोड बनी हुई है, इस पर इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने ये लाइन बिछाई है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिछाई है, और इसके ऊपर ये डक्ट्स और मेन होल्स लगाए हैं, डक्ट्स और मेन होल्स लगाए ताकि लाइट में कभी कोई खराबी आ जाए तो अभी फिट कर दे, और फिट करने के बाद भी कोई खराबी आ जाए तो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा सके, इसलिए डक्ट्स और मेन होल्स लगा दिए हैं इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने। अब सवाल ये है कि डक्ट्स और मेन होल्स जब इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने परचेस किए, उनके परचेस के बिलों में जो इनपुट टैक्स लग के आया है, क्या इसकी क्रेडिट इनको मिलेगी? तो यहां पर सर्कुलर इशू हुआ कि डक्ट्स और मेन होल्स इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए प्लांट मशीनरी माने जाएंगे, प्लांट मशीनरी माने जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, इनके लिए प्लांट मशीनरी माना जाएगा। और इनकी आईटीसी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक नहीं होगी, इनकी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी, इनकी आईटीसी इनको मिल जाएगी। इसको डक्ट्स और मेन होल्स को क्या माना जाएगा, प्लांट मशीनरी माना जाएगा, एज पर एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो इसे प्लांट मशीनरी माना जाएगा और इसकी आईटीसी इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को मिल जाएगी। तो ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का रिवीजन।